हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 3, जिसके अंदर हम जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है वो कवर अप करने वाले हैं, जिसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, 2-3 इलस्ट्रेशंस है, एम्प्लॉय टर्नओवर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू जो मई 25 की मॉड्यूल में ऐड किया गया है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। अगर आपके पास पुरानी मॉड्यूल है, राइट, अदर देन और ओल्डर देन मई 25 एडिशन, तो आपको फिर से परचेस करने की जरूरत नहीं है। उसमें मेनली केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज ही ऐड किए गए हैं, तो आप वो अलग से परचेस नहीं करेंगे तो चलेगा। वो जो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज है वो आप सॉफ्ट कॉपीज में से भी देख सकते हैं, राइट। और मोस्टली वो आरटीपी या एमटीपी जो प्रीवियस आरटीपीज और एमटीपीज है मई 24 सितंबर 24, उसी के केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज ऐड किए गए हैं, राइट। तो इसके पहले मैंने ऑलरेडी जितने भी इलस्ट्रेशंस क्वेश्चंस थे, कुछ थियरी पार्ट्स था, राइट, एम्प्लॉय के जो पेमेंट किया जाता है, आइडल टाइम, ओवर टाइम, होलसेल एंड रोवन बोनस प्लान, वो सारे और उसके रिलेटेड इलस्ट्रेशंस वगैरह कवर अप किए थे। उसके 3 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, होपफुली वो सारे ही आपने देख लिए होंगे, राइट। तो अब जो आगे का पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का, वो हम कर रहे हैं, यहाँ पर कवर अप करेंगे। चलिए, तो अब समझते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, राइट, जो आपको दिया हुआ है पेज नंबर 3.60 पर। Mr. A is working by employing 10 skilled workers. He is considering the introduction of some incentive scheme, either wholesale scheme with 50% bonus or row-one scheme of wage payment for increasing the employee productivity to cope up with the increased demand for the product by 25%. मिस्टर ए है, उसके पास 10 स्किल्ड वर्कर्स हैं और वो अब इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं किसी इंसेंटिव प्लान का, होलसेल स्कीम, जिसकी फॉर्मूला बोनस किस तरह से दिया जाता है, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। जो नॉर्मल वेजेस है वो किस तरह से होता है, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, क्लियर। होलसेल या फिर रोवन, रोवन स्कीम किस तरह से होता है, टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। इस तरह से रोवन स्कीम के हिसाब से बोनस कैलकुलेट किया जा सकता है। तो दो में से कोई भी एक स्कीम इंट्रोड्यूस करके जो उनकी इंक्रीज्ड डिमांड फॉर प्रोडक्ट है ऑफ 25%, जो नॉर्मल पहले डिमांड थी उनसे 25% इंक्रीज इन द डिमांड हुआ है, तो उनको कॉप अप करने के लिए वर्कर्स के लिए ये बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, होलसेल या फिर रोवन। He feels that if the proposed incentive scheme could bring about an average 20% increase over the present earnings of the workers, it could act as a sufficient incentive for them to produce more, and he has accordingly given this assurance to the workers. उनको ऐसा लगता है कि अगर जो नॉर्मल अभी जो वेजेस है एम्प्लॉइज का, उनसे अगर 20% का भी इंक्रीज अगर हो जाएगा तो इट वुड बी सफिशिएंट इंसेंटिव फॉर द एम्प्लॉइज टू वर्क हार्डर, वर्क एफिशिएंटली। मतलब कि उनकी जो 25% इंक्रीज इन डिमांड है वो कोप अप कर पाएंगे अगर 20% भी इंक्रीज इन वेजेस हो जाएगा। तो अगर उनका जो अगर 100 रुपीज का अगर वेजेस है वो अगर 120 रुपीज हो जाएगा, तो वो जो वर्कर काम कर रहे हैं वो 25% ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएंगे और उनका काम खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? As a result of the assurance, the increase in productivity has been observed as revealed by the following figures for the current month. उन्होंने ऐसा assurance employees को दिया कि भाई आपका wages जो है वो 20% से ज्यादा हो जाएगा, उनसे बढ़ जाएगा, आपको इतने incentives तो मिल ही जाएंगे। और ये assurance सुनकर एम्प्लॉइज ने काम अच्छे से कर लिया और उनकी जो 25% प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी थी वो कोप अप कर लिया। उसके लिए हमें डिटेल्स दे रखी है। आर्ली रेट ऑफ वेजेस गारंटीड ₹40 पर आवर, ₹40 तो दिए ही जाते हैं। एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग वन पीस बाय वन वर्कर एट द प्रीवियस परफॉर्मेंस, दिस में बी टेकन एज अ टाइम अलाउड। यहाँ पर हमें टाइम अलाउड दिया है कि एक यूनिट, एक पीस बनाने में कितना लगेगा, 2 आवर्स। तो टाइम अलाउड कितना है, 2 आवर्स पर यूनिट। देन नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ, 25 डेज। नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे फॉर ईच वर्कर, 8 आवर्स। टोटल 10 वर्कर्स से एक वर्कर एक दिन के अंदर 8 आवर्स काम करता है, टोटल 25 डेज इन अ मंथ। एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ 1250 यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है, 1250 यूनिट्स हुआ है। रिक्वायर्ड कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स पर आवर अंडर होलसेल स्कीम एंड रोवन स्कीम। होलसेल स्कीम और रोवन स्कीम के हिसाब से हमें इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर कैलकुलेट करना है। मतलब कि होलसेल स्कीम और रोवन स्कीम के हिसाब से हम टोटल अर्निंग कैलकुलेट करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे टाइम टेकन से। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो उससे हमें मिल जाएगा इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स अंडर होलसेल एंड रोवन स्कीम। दोनों में ही टोटल जो बेसिक वेजेस होगा वो सेम रहेगा, जितने टाइम टेकन इनटू जो रेट है, टाइम रेट।
पर दोनों का बोनस अलग अलग आएगा। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द सेविंग टू मिस्टर ए इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस अंडर द स्कीम्स, और आपको पर यूनिट कितना सेविंग हुआ वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पर जो हम टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव्ड वो कैलकुलेट करेंगे, वो 10 वर्कर्स के लिए कंसिडर करना रहेगा। 25 डेज 8 आवर्स उन्होंने काम किया इनटू 10 वर्कर्स, तो वो पूरा टाइम टेकन हो जाएगा। पर यूनिट 2 आवर्स टाइम अलाउड है और टोटल 1250 यूनिट्स बनाए हैं, तो 1250 यूनिट्स इंटू 2 आवर्स करेंगे तो हमें टोटल टाइम अलाउड मिल जाएगा, स्टैंडर्ड आवर्स मिल जाएंगे। ये जो टाइम अलाउड मिलेगा उसको हम ये टाइम टेकन में से माइनस करेंगे, टाइम टेकन उसमें से माइनस करेंगे तो हमें टाइम सेव्ड मिल जाएगा, और उसके बेसिस पर हम होलसेल स्कीम या फिर रोवन स्कीम, और दोनों ही स्कीम के बेसिस पर हम बोनस कैलकुलेट कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? जो बेसिक वेजेस है वो कैसे मिलेगा, 25 डेज इंटू 8 आवर्स इंटू 10 वर्कर्स इंटू ₹40, तो हमारा वेजेस मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से हम वेजेस कैलकुलेट करेंगे, टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव्ड कैलकुलेट करेंगे, अर्निंग्स कैलकुलेट करेंगे, होलसेल और रोवन स्कीम के हिसाब से बोनस कैलकुलेट करेंगे, और उन सभी से हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन के आंसर के बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वर्किंग नोट्स जो दे रखी है ये पेज नंबर 3.63 पर आपको आंसर दिए हुए हैं। एक्चुअल टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 1250 पीसेस, 1250 यूनिट्स बनाने में कितना एक्चुअल टाइम गया, 25 डेज इंटू 8 आवर्स इंटू 10 वर्कर्स। Number of working days in a month, number of working hours per day into number of workers. 25 days 8 hours into 10 workers, that is 2000 hours. उन्होंने 2000 hours में 1250 यूनिट्स बनाए हैं। टोटल टाइम ऑफ वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स पर मंथ, टोटल टाइम वेजेस कितना होगा, तो ये जो 2000 आवर्स है इंटू ₹40 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। उन्होंने अलग से दिखाया है, ये पहले फिर से उन्होंने मल्टीप्लीकेशन किया, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इंटू नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इंटू आर्ली रेट ऑफ वेजेस इंटू नंबर ऑफ वर्कर्स। हम डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं, 2000 आवर्स इंटू ₹40 तो हो जाएगा ₹80,000। सिंपल। फिर टाइम सेव्ड पर मंथ उन्होंने कैलकुलेट किया है। टाइम अलाउड पर पीस टू अ वर्कर, कितना अलाउड किया था, 2 आवर्स। एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन किया उन्होंने, 10 वर्कर्स ने 1250 यूनिट्स। तो टाइम अलाउड हमें कैसे मिलेगा, 1250 यूनिट्स उन्होंने बनाए, तो उसके लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम चाहिए था पर यूनिट, 2 आवर्स। तो 1250 यूनिट्स इंटू 2 करेंगे तो जो 2500 आवर्स आएंगे वो क्या हो जाएगा, टाइम अलाउड, टोटल टाइम अलाउड स्टैंडर्ड आवर्स। टोटल टाइम अलाउड टू प्रोड्यूस 1250 पीसेस, दैट इज 2500 आवर्स। अब एक्चुअली में उन्होंने कितना काम किया है, 2000 आवर्स। तो 2500 और 2000 आवर्स का जो डिफरेंस है वो क्या बन जाएगा, टाइम सेव्ड। एक्चुअल टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 1250 पीसेस, दैट इज 2000 आवर्स, जो हमने वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेट किया। यहां पर आपको रेफरेंस देना चाहिए वर्किंग नोट 1 का, राइट। टाइम सेव्ड, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 500 आवर्स। पहले भी वो 25 डेज 8 आवर्स 10 वर्कर्स काम करते थे, बट उसमें शायद वो 1250 यूनिट्स नहीं बनाते होंगे, शायद 1000 यूनिट्स से बनाते होंगे, क्योंकि उन्होंने 500 आवर्स बचाए हैं। 500 आवर्स डिवाइड बाय 2 आवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250। मतलब कि पहले 1000 यूनिट्स की डिमांड होगी। अब हमें क्वेश्चन में बताया था कि 25% से इंक्रीज हो गया, दैट इज डिमांड कितनी हो गई, 1250 यूनिट्स। तो उन्होंने 1250 यूनिट्स उतने ही टाइम में बना दिए, 2000 आवर्स में ही बना दिए। मतलब कि एक्चुअल में जितना टाइम 2500 आवर्स लगने चाहिए थे, बट उन्होंने उतना काम 2000 आवर्स में ही कर दिया, और इस वजह से एम्प्लॉयर जो है वो 20% इंसेंटिव देगा, 20% इंक्रीज कर देगा उनके वेजेस, जो भी एम्प्लॉयज है उनके। तो एम्प्लॉयज भी खुश, एम्प्लॉयर भी खुश, राइट, और उनकी डिमांड भी फुलफिल हो जाएगी। समझ में आ रहा है? चलिए अब बोनस कैलकुलेट किया है हमने ऑलरेडी, 80,000 रुपीज बेसिक वेजेस कैलकुलेट कर लिया। अब हमें होलसेल स्कीम और रोवन स्कीम के हिसाब से बोनस कैलकुलेट करना होगा। बोनस अंडर होलसेल स्कीम टू बी पेड टू 10 वर्कर्स, वो किस तरह से होगा, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू आर्ली रेट ऑफ वेजेस, 50% इंटू 500 आवर्स जो हमने आगे की वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया, इंटू ₹40, दैट इज ₹10,000। होलसेल स्कीम के हिसाब से 10,000 रुपीज का बोनस मिलेगा। अब total wages to be paid to 10 workers are ₹80,000 plus 10,000, that is ₹9,000 if Mr. A considers the introduction of wholesale incentive scheme to increase the employee productivity। अगर होलसेल स्कीम यूज करते हैं तो एम्प्लॉयर मिस्टर ए जो है उनको कितना पे करना पड़ेगा, 90,000, 80,000 बेसिक वेजेस प्लस 10,000 का बोनस।
बोनस अंडर रोवन स्कीम टू बी पेड टू 10 वर्कर्स। रोवन स्कीम के हिसाब से कैसे करेंगे? रोवन स्कीम के हिसाब से फॉर्मूला क्या है? टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, राइट? यहाँ पर टाइम टेकन या टाइम सेव्ड कहीं पर भी लिख सकते हैं, आंसर सेम रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए। तो टाइम टेकन है 2000 आवर्स अपॉन टाइम अलाउड है 2500 आवर्स, 500 आवर्स टाइम सेव्ड इनटू ₹40, दैट इज ₹16,000। रोमन स्कीम के हिसाब से 16,000 का बोनस मिलेगा और उस हिसाब से टोटल अर्निंग्स कितना हो जाएगा? 96,000। समझ में आ रहा है? ये थी हमारी सारी वर्किंग नोट्स। जो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि कैलकुलेट इफेक्टिव आर्ली अर्निंग पर आर्ली अर्निंग पर वर्कर इन होलसेल स्कीम एज वेल एज फॉर रोवन स्कीम, तो वो कैलकुलेट करता है इफेक्टिव आर्ली रेट ऑफ अर्निंग्स अंडर होलसेल स्कीम। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। समझ में आ रहा है? टोटल टाइम wages of 10 workers plus total bonus under wholesale scheme upon total hours worked। तो 90,000 ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया था, सीधा भी आप लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 2000 आवर्स। तो पर आवर इफेक्टिवली उन्होंने कितना पे किया? ₹45। वैसे नॉर्मल बेसिक वेजेस था ₹40 पर आवर, बट इंसेंटिव देकर पर आवर इफेक्टिव आर्ली वेज रेट कितना हो रहा है? ₹45। इफेक्टिव आर्ली रेट ऑफ अर्निंग्स अंडर रोवन स्कीम, यहाँ पर सारी वर्किंग नोट्स का रेफरेंस दिया क्योंकि ये पांचों ही वर्किंग नोट करके ही ये हमारा आंसर आएगा। तो उसमें भी टोटल वेजेस, जो भी बेसिक वेजेस प्लस बोनस करेंगे डिवाइड बाय टोटल आवर्स वर्कड, तो 96,000 डिवाइड बाय 2000 आवर्स, दैट इज ₹48 पर आवर। क्लियर? चलिए अब सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा था, वो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन एक बार। Calculate the saving to Mr. A in terms of direct labor cost per piece under the schemes। कितना सेविंग हुआ होलसेल स्कीम या उन्होंने रोवन स्कीम इंट्रोड्यूस किया तो उससे कितना सेविंग हुआ वो हमें बताना है। सेविंग इन द केस किस तरह से होगा कि वो नॉर्मली ₹40 पे करते थे पर आवर और 2 आवर्स पर यूनिट बनाने के लिए वो पे करते थे, राइट? एक यूनिट 2 आवर्स में बनना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो एक यूनिट बनाने में वो कितना पे करना पड़ता अगर वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली ज्यादा एफिशिएंटली काम नहीं करते तो 2 आवर्स इंटू ₹40 मतलब कि पर यूनिट ₹80 पे करना पड़ता। बट अब रोवन स्कीम या होलसेल स्कीम जो हुआ है उस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना होगा कि पर यूनिट वो कितना पे करते हैं और उन दोनों का जो डिफरेंस ₹80 और जो आंसर हमें मिलेगा उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? सेविंग। अगर ₹80 से कम पे कर रहे हैं तो सेविंग हो जाएगा, ₹80 से ज्यादा होगा तो लॉस हो जाएगा। बट एक्चुअल में ₹80 से कम ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो पहले 1000 यूनिट्स बनाते थे इन 2000 आवर्स, बट अभी उन्होंने 1250 यूनिट्स बनाए इन दैट 2000 आवर्स। हाँ, भले ही उसके लिए बोनस दिया है बट शायद वो इतना ज्यादा नहीं होगा। कितना है देखते हैं। तो सेविंग इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट पर पीस अंडर होलसेल स्कीम, उसमें एम्प्लॉय कॉस्ट पर पीस अंडर द टाइम वेज स्कीम वो ₹80 आता है जो हमने ऑलरेडी आगे कैलकुलेट कर लिया। अब एम्प्लॉय कॉस्ट पर पीस अंडर होलसेल स्कीम कितना आता है? तो टोटल वेजेस पेड अंडर दिस स्कीम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। टोटल कितना वेजेस पे किया? वेजेस प्लस बोनस 90,000 डिवाइड बाय 1250 यूनिट्स, तो वो मिल जाएगा ₹72। मतलब कि पर यूनिट वो कितना पे कर रहे हैं? 72। अगर होलसेल स्कीम नहीं होती तो कितना पे करना पड़ता? ₹80 पर यूनिट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर 80 और 72 का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? सेविंग पर पीस इज ₹8, 80 माइनस 72। अब रोवन स्कीम का देखते हैं कि उसमें कितना बेनिफिट मिला। सेविंग इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट पर पीस अंडर रोवन स्कीम, एम्प्लॉय कॉस्ट पर पीस अंडर रोवन स्कीम 96,000 टोटल वेजेस थे डिवाइड बाय 1250 यूनिट्स, दैट इज ₹76.8। तो ₹80 अगर रोवन स्कीम इंट्रोड्यूस नहीं करते तो कितना पे करना पड़ता? ₹80 पर यूनिट। तो ₹80 और 76.8 का जो डिफरेंस है दैट इज ₹3.20, वो उतना मिस्टर ए के लिए क्या हो जाएगा? सेविंग। समझ में आ रहा है? क्लियर? यहाँ पर हमें ये नहीं पूछा है कि कौन सी स्कीम अप्लाई करनी चाहिए, सिर्फ हमें कैलकुलेशन पूछा है। अगर आपको पूछे कि भाई कौन सी स्कीम आपको अप्लाई करनी चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिस्टर ए, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कौन सी बेटर है? होलसेल स्कीम, क्योंकि उसमें ₹8 सेविंग हो रहा है। अगर एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? रोवन, क्योंकि उसमें उनको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, उनको पर यूनिट ₹76.8 मिल रहा है, या फिर टोटल जो उनका बोनस है वो 16,000 है जबकि होलसेल में 10,000 है।
समझ में आ रहा है? तो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से रोवन स्कीम बेटर है, बट एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से होलसेल स्कीम बेटर है। क्लियर? चलिए, अगर आपको ऐसा कुछ भी एडवाइस कमेंट ऐसा करने के लिए पूछे तो आपको उस तरह से आंसर करना रहेगा। चलिए, ये था हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। Which negotiations are going on with the recognized employees union, and the management wants you, an executive of the company, wants you as an executive of the company to formulate an incentive scheme with a view to increase productivity. वेज नेगोशिएशन चल रहे हैं, लेबर यूनियन वगैरह एम्प्लॉइज यूनियन है उनके साथ कि भाई कितना पेमेंट मिलना चाहिए एम्प्लॉय को उसके लिए। तो आप एग्जीक्यूटिव है कंपनी के और आपको ये स्कीम बतानी है कि कौन सी होनी चाहिए। The case of three typical worker A, B, and C who produce respectively 180, 120, and 100 units of the company's product in a normal day of 8 hours is taken up for study. A, B और C तीन एम्प्लॉइज है, उनका आपको स्टडी करना है। वो कितना काम करते हैं, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। A है वो 180 यूनिट्स, B है वो 120 यूनिट्स एंड C है वो 100 यूनिट्स इन 8 आवर्स अ डे। 8 घंटे में वो इतने इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। Assuming that the day wages would be guaranteed at rupees 75 per hour and the piece rate would be based on a standard hourly output of 10 units. जो टाइम वेजेस जो है वो कितना है 75 रुपीज पर आवर, मतलब कि एक दिन का कितना होगा 75 रुपीज इंटू 8 आवर्स, क्योंकि एक दिन 8 आवर्स का है। और जो पीस रेट बेसिस है वो किस तरह से है, स्टैंडर्ड आर्ली आउटपुट ऑफ 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स एक घंटे में बनने चाहिए, एक घंटे में बनते हैं, तो उस हिसाब से पर यूनिट कितना हो जाएगा, पर यूनिट वेजेस कितने हो जाएंगे 75 रुपीज है पर आवर, और एक आवर में कितने बन सकते हैं 10 यूनिट्स। तो 75 रुपीज डिवाइड बाय 10 यूनिट्स दैट इज रुपीज 7.5 पर आवर पर यूनिट वो पे कर सकते हैं। पीस रेट बेसिस पर अगर पेमेंट करना है, वेज पेमेंट करना है तो रुपीज 7.5 पर यूनिट हो जाएगा, और अगर आर्ली बेसिस पर है तो रुपीज 75 पर आवर। क्लियर? कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ ईच ऑफ 3 वर्कर्स एंड द एम्प्लॉय कॉस्ट पर 100 पीसेस। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक तो तीनों एम्प्लॉय जो तीनों वर्कर है उनका अर्निंग्स एंड एम्प्लॉय कॉस्ट पर 100 पीसेस, मतलब कि जितना भी अर्निंग है, अर्निंग डिवाइड बाय 100 करना है, तो सॉरी अर्निंग डिवाइड बाय जितने भी यूनिट्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं उनको डिवाइड करना है, मतलब कि पर यूनिट कॉस्ट मिलेगा, उनको 100 से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें 100 यूनिट्स बनाने का कितना एम्प्लॉय कॉस्ट हुआ वो हमें पता चले। अंडर डे वेजेस, मतलब कि जो 75 रुपीज पर आवर के हिसाब से पे करेंगे तो कितना होगा, पीस रेट मतलब कि पर यूनिट रुपीज 7.5 पे करेंगे तो कितना होगा, होलसेल स्कीम जिसमें क्या करते हैं टाइम सेव्ड इंटू 50% इंटू टाइम रेट के हिसाब से, एंड द रोवन स्कीम, रोवन स्कीम में क्या होता है टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट। तो कितना अर्निंग्स होगा, 100 यूनिट्स बनाने का एवरेज कॉस्ट कितना होगा, and also calculate under above schemes the average cost of labor for the company to produce 100 pieces और average cost for overall organization। यहां पर जो हम 100 पीसेस का कॉस्ट करेंगे वो ए बी सी वाइज होगा, बट यहां पर क्योंकि हमें यहां पर बताया है कैलकुलेट फॉर ईच ऑफ द 3 वर्कर्स, मतलब कि जो एम्प्लॉय कॉस्ट पर 100 यूनिट्स होगा वो ईच एम्प्लॉय का दिखाना है। यहां पर एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर, तो मतलब तीनों एम्प्लॉय को जितना भी पे करते हैं उन्होंने तीनों एम्प्लॉय ने जितना भी यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं उनसे डिवाइड करेंगे, मतलब कि वेजेस डिवाइड बाय यूनिट्स इनटू 100 पीसेस करेंगे तो हमें 100 यूनिट्स बनाने का एवरेज कॉस्ट पता चलेगा। टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय यूनिट्स करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट हमें पता चलेगा, उसको 100 पीसेस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 यूनिट्स का एवरेज कॉस्ट पता चलेगा। ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, जबकि हमें पहले ईच एम्प्लॉय का भी कैलकुलेट करना होगा। चारों के लिए डे वेजेस, पीस रेट बेसिस, होलसेल स्कीम एंड रोमन स्कीम। क्लियर? चलिए इसका आंसर देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग्स अंडर डिफरेंट वेज स्कीम। सबसे पहले है डे वेजेस, उसमें यहां पर वर्कर दे रखे ए बी एंड सी। डे वेजेस 8 आवर्स, तीनों ने ही 8 आवर्स काम किया तो सभी का जो वेजेस होगा वो सेम होगा 75 रुपीज पर आवर, तो 75 रुपीज इंटू 8 आवर्स, तो डे वेजेस हो जाएगा 75 इंटू 8 600 600 600। एक्चुअल आउटपुट इन यूनिट्स 180 120 एंड 100। अब हमें कैलकुलेट करना है लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस। 100 पीसेस बनाने में कितना कॉस्ट गया, तो वो कैसे करेंगे, टोटल अर्निंग 600 डिवाइड बाय 180, तो उनसे 1 यूनिट का हमें कॉस्ट मिलेगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 यूनिट से, मतलब कि 600
डिवाइड बाई 180 इंटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 333.33। समझ में आ रहा है? वैसे ही बी का करेंगे 600 डिवाइड बाई 120 इंटू 100, तो हो जाएगा 500 रुपीज। मतलब कि 100 यूनिट्स बनाए हैं जो बी ने, उसका 100 यूनिट्स बनाने का कॉस्ट कितना हुआ 500, और टोटल उनको कितना पे किया 600। समझ में आ रहा है? सी का भी करेंगे 600 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, दैट इज 600, क्योंकि उन्होंने तो 100 ही यूनिट्स बनाए हैं, तो 600 पूरा का पूरा 100 यूनिट्स बनाने का कॉस्ट हो जाएगा। सिंपल। अब हमें और एक क्वेश्चन पूछा था कि एवरेज कॉस्ट ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कितना होगा, तो एवरेज लेबर कॉस्ट फॉर टू प्रोड्यूस 100 पीसेस कितना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, टोटल वेजेस डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स इनटू 100 करेंगे। ये टोटल वेजेस डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स करेंगे तो पर यूनिट एवरेज कॉस्ट मिलेगा। पर हमें कैलकुलेट किसके लिए करना है, 100 यूनिट्स का एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1800 डिवाइड बाय 400 इंटू 100, समझ में आ रहा है? तो हो जाएगा 450 रुपीज। 450 रुपीज पर 100 पीसेस बनाने के लिए हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर ए जो है वो काफी एफिशिएंट है, वो 8 आवर्स में 180 यूनिट्स बना लेता है, तो 100 यूनिट्स बनाने का जो ओवरऑल कॉस्ट है वो काफी कम आ गया, 333 रुपीज ओनली। बी जो है वो ऐसे कम एफिशिएंट है, बट सी से ज्यादा एफिशिएंट है, तो यहाँ पर 100 यूनिट्स बनाने का कॉस्ट कितना आ गया 500, जबकि सी है वो लिस्ट एफिशिएंट है, राइट? उसके केस में कितना आ गया 100 यूनिट्स बनाने का 600 रुपीज का कॉस्ट आ गया। बट अगर ओवरऑल एवरेज करने जाएंगे तो कितना है 450। 450 से अगर कम है दैट इज ए, तो ए काफी एफिशिएंट है, जबकि बी और सी जो एवरेज है उनसे कम एफिशिएंट। क्लियर? समझ में आ रहा है? इसी तरीके से हमें तीन और जो है पीस रेट बेसिस, होलसेल स्कीम और रोवन स्कीम भी कैलकुलेट करना रहेगा। पीस रेट बेसिस पर अगर करेंगे तो वर्कर का ए बी एंड सी, उसका हमें एक्चुअल आउटपुट है 180 120 एंड 100, और पर यूनिट हमें कितना पे करते हैं 7.5 रुपीज। कैसे मिले 75 रुपीज डिवाइड बाई 10 यूनिट्स, राइट? तो पीस रेट मिल गया, तो इन दोनों का एक्चुअल आउटपुट इंटू पीस रेट करेंगे तो हमें वेजेस मिल जाएंगे, राइट? दैट इज 1350 900 एंड 750। अब लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस बनाने में कितना कॉस्ट होगा, तो यहां पर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि पर यूनिट 7.5 है, तो उसको सीधा ही 100 यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, तो वो तीनों में सेम रहेगा 750 750 750। क्लियर? यहां पर जो पीस रेट बेसिस था उसमें पीस रेट पर यूनिट सेम रहेगा और लेबर कॉस्ट फॉर 100 यूनिट्स सेम रहेगा, जबकि टाइम रेट था उसमें टोटल डे वेजेस थे वो सेम रहते हैं तीनों ही एम्प्लॉय के लिए। चलिए, अब एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी टू प्रोड्यूस 100 पीसेस, मतलब ओवरऑल देखना है, तो इसमें ओवरऑल अर्निंग है 3000 और ओवरऑल आउटपुट बनाए हैं 400। 3000 डिवाइड बाय 400 इंटू 100, तो वो हो जाएगा 750 ऑब्वियसली, क्योंकि उनको 7.5 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से पे किया जाता है, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का भी उतना ही होगा। क्लियर? फिर है होलसेल स्कीम। अब होलसेल स्कीम में 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। यहां पर वर्कर है ए बी एंड सी, एक्चुअल आउटपुट कितना दिया 180 120 और 100। अब हमें यहाँ पर टाइम अलाउड कैलकुलेट करना होगा, टाइम टेकन और टाइम सेव्ड, तीनों चीजें कैलकुलेट करनी होगी। टाइम अलाउड क्या होगा, हमें बताया है कि एक 1 आवर के अंदर 10 यूनिट्स बनाना उनका स्टैंडर्ड है, राइट? स्टैंडर्ड इतना है कि 1 आवर में 10 यूनिट्स बना सकते हैं, तो उसी के हिसाब से हमें टाइम अलाउड कैलकुलेट करना होगा। उन्होंने जितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया है उस हिसाब से स्टैंडर्ड आवर्स टाइम अलाउड कितना होना चाहिए वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो स्टैंडर्ड टाइम इन आवर्स है 18। कैसे? एक आवर में 10 यूनिट्स, तो 180 यूनिट्स के लिए कितना टाइम जाएगा 18 आवर्स। समझ में आ रहा है? बी के लिए 12 आवर्स एंड सी के लिए 10 आवर्स होना चाहिए। एक्चुअल टाइम कितना लिया, तीनों ने ही 8 आवर्स काम किया है, तो वो तो 8 आवर्स सेम रहेगा। अब टाइम सेव्ड कितना होगा, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का जितना डिफरेंस है वो टाइम सेव्ड हो जाएगा। तो ए ने 10 आवर्स बजाय, दैट्स ग्रेट। बी ने 4 आवर्स एंड सी ने 2 आवर्स। अब जो बोनस है, राइट, बोनस 50% ऑफ टाइम सेव्ड, यहां पर बोनस आवर्स कैलकुलेट किया है। मतलब क्या करेंगे, वो नॉर्मल आवर्स जो 8 आवर्स है प्लस बोनस आवर्स, वो दोनों का टोटल करके उनको जो वेज रेट है, राइट, ₹75 पर आवर, उनसे मल्टीप्लाई करने का। बोनस आवर्स कैसे मिलेंगे, 50% ऑफ टाइम सेव्ड। 10 का हो जाएगा 5, यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 1। आपको अगर इस तरह से नहीं समझ में आता है, आप सीधा ही बोनस कैलकुलेट कर सकते हैं, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट, प्लस आप अलग से वेजेस कैलकुलेट कर लीजिए, टाइम टेकन इनटू रेट। टाइम टेकन कितना है 8 आवर्स इनटू रेट, दैट इज 75 रुपीज, प्लस
जितना भी टाइम सेव्ड है उसका 50% इंटू ₹75, तो भी आपका आंसर यही आ जाएगा 975, 750 एंड 675। क्लियर। यहां पर उन्होंने रेट पर आवर अलग से लिया 75 रुपीज और फिर टोटल वेजेस कैलकुलेट किए कैसे, एफ मतलब कि जो 75 रुपीज है इंटू सी प्लस ई, सी क्या है टाइम टेकन प्लस बोनस आवर्स, इस तरह से कैलकुलेट किया। लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस, राइट, 975 डिवाइड बाय 180 यूनिट्स इनटू 100 दैट इज 541.67, और इसी तरीके से बी और सी का भी कैलकुलेट किया। अब एवरेज कॉस्ट फॉर द कंपनी है, टोटल अर्निंग्स कितना है 2400 डिवाइड बाय 400 यूनिट्स इनटू 100 दैट इज ₹600। क्लियर। और अब देखते हैं रोवन स्कीम के हिसाब से, जिसकी फॉर्मूला क्या है, टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। यहां पर भी हमें टाइम अलाउड, टाइम टेकन और टाइम सेव्ड जो है, जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया था उसी तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर वर्कर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम और टाइम सेव्ड जो हमने ऊपर देखा उसी तरीके से। अब जो बोनस आवर्स है वो अलग तरीके से होगा, जो हमने फॉर्मूला में हम कैलकुलेट करते हैं कैसे, टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन, टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड यहाँ, या फिर स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड आवर्स इनटू एक्चुअल टाइम। यहाँ पर एस्ट्रिक मार्क दिया है तो उस हिसाब से यहाँ पर फॉर्मूला दे रखिए, राइट। तो उस हिसाब से ए के केस में आएगा 4.44, बी के केस में 2.67 और सी के केस में 1.60। तो ये क्या करेंगे, बोनस आवर्स प्लस एक्चुअल टाइम टेकन है उन दोनों का टोटल करेंगे और उसको 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 933, 800 एंड 720। और ये जो 100 यूनिट्स के लिए हमें लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करना है वो कैसे मिलेगा, 933 डिवाइड बाय 180, तो पर यूनिट कॉस्ट मिल जाएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 518.33, 666.67 एंड 720 रुपीज। क्लियर। चलिए, और एवरेज कॉस्ट निकाला है, ये 2453 टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय 400 यूनिट्स टोटल यूनिट्स इनटू 100 दैट इज 613.20। क्लियर। अगर आपको रोमन स्कीम में ये बोनस आवर्स अलग से निकालने में नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधा ही बोनस कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस टाइम टेकन इनटू रेट, जो नॉर्मल बेसिक वेजेस हो जाएगा। तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो भी आपका ये टोटल वेजेस मिल जाएगा। इजी। चलिए, ये था हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2, इजी था, राइट। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाता है, बाकी टेक्निकल इतना नहीं था। चलिए, अब हमने होल्सेस स्कीम और रोवन स्कीम क्या था पहले समझ लिया था और उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देख लिए, इलस्ट्रेशंस ऑलरेडी हमने देख लिए थे। अब जो आगे का थियोरिटिकल पार्ट है वो हम यहाँ पर कवर अप करते हैं, जो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी के बारे में है वो यहाँ पर हम समझने वाले हैं। पेज नंबर 3.43, एफिशिएंसी रेटिंग प्रोसीजर्स। आगे के सारे जो थियरी और क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी हमने कवर अप कर लिए हैं। एफिशिएंसी रेटिंग प्रोसीजर, एम्प्लॉइज कितने एफिशिएंट है वो हमें कैलकुलेट करना चाहिए, उनकी एफिशिएंसी हमें मेजर करनी चाहिए ताकि पता चले कि भाई क्या उसको इंसेंटिव देने की जरूरत है, या फिर हम ये भी जान सकते हैं कि भाई हमारे जो एम्प्लॉइज है इतने एफिशिएंट है तो हमारे आगे के वर्क, आगे के जो ऑर्डर्स है उनको फुलफिल करने के लिए हमें कितने एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो एफिशिएंसी रेटिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने एफिशिएंट एम्प्लॉइज होंगे उतना ही बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी होगा और उतना ज्यादा इंसेंटिव भी हम दे सकते हैं, राइट। ओवरऑल वो हमारा सेविंग भी बन सकता है। क्लियर। चलिए, efficiency is usually related with performance and may be computed by comparing the time taken with the standard time allotted to perform the given job or task। efficiency क्या है, मतलब कि आप कितने टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं। एफिशिएंसी जो है, अगर आप 10 आवर्स के लिए बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दैट्स योर एफिशिएंसी। और वो 10 आवर्स में से अगर आपने जितना भी पढ़ा वो सब कुछ आपको याद रह गया, दैट इज इफेक्टिवनेस। आउटपुट की क्वालिटी जो है वो इफेक्टिवनेस है, और आप कितने टाइम तक वो प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। आप कितना अपना कैपेसिटी यूज कर सकते हैं, दैट इज एफिशिएंसी। समझ में आ रहा है। तो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर एफिशिएंसी के ऊपर फोकस किया गया है कि आपको एफिशिएंटली काम करना है, क्योंकि वो जितने कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन करके देंगे वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। If the time taken by a worker on a job equals or less than the standard time, then he is rated efficient। जितना टाइम उनको दिया था उतने ही टाइम में उन्होंने ये जॉब टास्क जो भी था वो काम कंप्लीट कर दिया, या फिर उससे कम टाइम में काम कंप्लीट कर दिया, मतलब कि स्टैंडर्ड टाइम या टाइम अलाउड से कम टाइम में अगर काम कंप्लीट कर दिया, then the employee is considered as an efficient, right।
तभी बोनस इंसेंटिव दिया जा सकता है। अगर वो जितना टाइम दिया है उनसे ज्यादा टाइम लगाता है देन इट इज कंसिडर्ड एज इनएफिशिएंट एम्प्लॉय। क्लियर? In case he takes more time than the standard time, he is rated as inefficient. अगर वो स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा टाइम लेता है तो उसे इनएफिशिएंट माना जाएगा। एफिशिएंसी इन परसेंटेज, टाइम अलाउड एज पर स्टैंडर्ड अपॉन टाइम टेकन इनटू 100। जितना भी टाइम उनको अलाउ किया था और जितना टाइम उन्होंने लिया, टाइम अलाउड अपॉन टाइम टेकन इनटू 100 करेंगे तो एफिशिएंसी इन परसेंटेज मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर जो टाइम अलाउड है वो है 100 आवर्स, राइट, और एक्चुअल में टाइम टेकन है वो 80 आवर्स, मतलब कि जो काम उसको 100 आवर्स में कंप्लीट करना था उन्होंने 80 आवर्स में कंप्लीट कर लिया। दैट मींस कि लेसर देन द स्टैंडर्ड आवर्स, तो वो एफिशिएंट होगा। तो एफिशिएंसी इन परसेंटेज अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? टाइम अलाउड अपॉन टाइम टेकन इनटू 100, तो परसेंटेज मिल जाएगा। तो 100 अपॉन 80 इंटू 100 करेंगे तो वो हो जाएगा 125%। मतलब कि जो एम्प्लॉई है वो 125% उसकी एफिशिएंसी है, मतलब कि जितना काम देंगे वो 25% अच्छे से कर लेगा, राइट। मतलब कि जो रिक्वायरमेंट है वो 125% अपना देगा। समझ में आ रहा है? वो काम जितना दिया है उसका 20% लेस टाइम में उन्होंने काम कर दिया, दैट इज 125% उसकी एफिशिएंसी है। पर अगर हम उल्टा सोचे कि भाई टाइम अलाउड है 80 आवर्स और उन्होंने टाइम टेकन जो है वो 100 आवर्स है, मतलब कि जो स्टैंडर्ड टाइम था उनसे उन्होंने ज्यादा टाइम तक काम किया, ज्यादा टाइम लेकर काम कंप्लीट किया, तो वो इनएफिशिएंट है। तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? टाइम अलाउड 80 अपॉन 100 इंटू 100, यहाँ पर 100 तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 80%। मतलब कि उसकी एफिशिएंसी 80% है। उसको जितना भी टाइम देते हैं वो उसमें से सिर्फ 80% यूटिलाइज करते हैं, 80% उनका आउटपुट मिल सकता है। समझ में आ रहा है? तो उसकी एफिशिएंसी 80%। क्लियर? चलिए, तो ये एफिशिएंसी कैलकुलेशन हो जाएगा। फॉर एफिशिएंसी रेटिंग ऑफ एम्प्लॉइज द फॉलोइंग प्रोसीजर में बी फॉलोड। उसके लिए हमें 3 चीजें करनी होगी, राइट। एक तो स्टैंडर्ड टाइम हमें पता होना चाहिए कि भाई स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए, ये काम कितने टाइम में हो सकता है। एक्चुअल टाइम हमें कैलकुलेट करना होगा कि भाई उन्होंने कितने टाइम में काम कंप्लीट किया, और उसके बेसिस पर ये एफिशिएंसी का ये जो फॉर्मूला है उसको हमें अप्लाई करके एफिशिएंसी मेजर करनी रहेगी। Determining a standard time or performance standard. The first step is to determine the standard time taken by a worker for performing a particular job or a task. ये जो particular job और task है उसको complete करने में कितना time जाएगा वो सबसे पहले calculate करना होगा। The standard time can be determined by using time and motion study or work study techniques. Time and motion study, time कितना है और motion कितना है, कितने speed से वो काम कर सकता है, उस हिसाब से कितना time होना चाहिए, उसके बेसिस पर standard hours कैलकुलेट कर सकता है। या फिर work study techniques, अलग अलग टेक्निक्स का यूज करके कि भाई ये वर्क कितने टाइम में हो जाएगा, वो करके हम standard hours कैलकुलेट मेजर कर सकते हैं। While determining the standard time for a job or a task, a heterogeneous group of workers is taken and contingency allowance are added for determining standard time. हेट्रोजीनियस ग्रुप का यूज करना है। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग स्किल बेसिस या अलग अलग एफिशिएंसी वाले लोगों को हमें कंसिडर करके उसका स्टडी करना चाहिए, तभी हमें स्टैंडर्ड आवर्स मिलेंगे। क्योंकि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, सिर्फ उसके ऊपर फोकस करेंगे तो हमें स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल में पता नहीं चलेंगे। तो हमें ध्यान में रखना है कि वेरियस ग्रुप्स का हम स्टडी करके उसके बेसिस पर हम स्टैंडर्ड आवर्स निकालें। प्लस कुछ कंटीजेंसी अलाउंस, कंटीजेंसी मतलब कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है, कुछ भी ऐसे ऐसे रीजंस हो सकती है कि जिस वजह से ये काम शायद टाइमली कंप्लीट ना हो, तो थोड़ा सा ऐसे ब्रेक्स अनअवॉइडेबल रीजन से भी हो सकते हैं, तो उसको भी कंसिडर करके हम स्टैंडर्ड आवर्स निकालेंगे। समझ में आ रहा है? मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स, जो भी वर्कर्स है उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस हमें मेजर करना होगा। फॉर कंप्यूटिंग एफिशिएंसी रेटिंग इट इज नेसेसरी टू डेवलप अ प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स। द सिस्टम डेवलप्ड शुड रिकॉर्ड द आउटपुट ऑफ ईच वर्कर अलोंग विद द टाइम टेकन बाय। जितना भी जो भी एम्प्लॉइज उन्होंने जितना भी एक्चुअल में काम किया, एक्चुअल आउटपुट लिया, वो कितने टाइम में कंप्लीट किया वो भी मेजर करना होगा। Computation of efficiency rating. The efficiency rating of each worker can be computed by using the above mentioned formula. Easy, मतलब कि हम पहले टाइम अलाउड कितना है वो कैलकुलेट करेंगे, फिर टाइम टेकन कितना मेजर करेंगे एंड फिर एफिशिएंसी मेजर करेंगे। क्लियर? ये प्रोसीजर हमारी हो जाएगी। आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। नीड फॉर एफिशिएंसी रेटिंग, एफिशिएंसी रेटिंग करने की जरूरत क्या है?
दो चीजें जो मैंने आपको बताई थी, एक तो हम एम्प्लॉय की एफिशिएंसी रेट करेंगे, मेजर करेंगे, तो उसके हिसाब से इंसेंटिव पे कर पाएंगे। एंड सेकंड, हमें रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज कितना होगा फॉर एनी अपकमिंग वर्क ऑर्डर, राइट, वो हमें पता चल पाएगा। तो उस वजह से हमें एफिशिएंसी रेटिंग करना चाहिए। As discussed earlier, when a firm follows a system of payment by results, the payment has a direct relationship with the output given by a worker. उन्होंने कितना आउटपुट दिया उस हिसाब से इंसेंटिव दे सकते हैं। The firm for making payment to worker is required to ascertain his efficiency level. The efficiency rating also helps the management in preparing employee requirement budget for preparing manpower requirement. Employee requirement कितना होगा उसका बजट बनाने के लिए भी efficiency हमें पता होनी चाहिए। इसके लिए आगे एग्जांपल दिया है, वो हम समझेंगे तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो दो रिक्वायरमेंट है, उस वजह से हमें एफिशिएंसी रेटिंग करनी चाहिए। एक तो पेमेंट बाय रिजल्ट होगा तो उसमें इंसेंटिव कैलकुलेट करने के लिए, एंड सेकंड एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट बजट बनाने में। क्लियर? ये भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अब एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट बजट बनाने में किस तरह से एफिशिएंसी का यूज कर सकते हैं वो हमें यहां पर समझाया है, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। P Limited manufactures two products by using one grade of employees. The following estimates are available. Product A and Product B दिया है, budgeted production in units है 3480 units and 4000 units of B. Standard hours allowed per product है 5 and 4. Product A का एक यूनिट बनाने में 5 hours लगते हैं और Product B का एक यूनिट बनाने में 4 hours लगते हैं, और टोटल इतना प्रोडक्शन हमें करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने hours हमें लगेंगे वो पता चल पाएगा। It is further worked out that the efficiency ratio for productive hours worked by direct workers in actually manufacturing the production is 80%, then the exact standard employee hours requirement can be worked out as follow. Employee efficiency कितनी है? 80%, मतलब कि उनको जितना भी काम देंगे उसमें 80% वो 80% टाइम में वो काम 80% काम कंप्लीट कर पाएंगे। मतलब कि यहाँ पर भले ही स्टैंडर्ड 5 आवर्स है, बट वो 5 आवर्स में उतना 100% ये यूनिट नहीं बन जाएगा, उसका सिर्फ 80% बनेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको ये 3480 या 4000 यूनिट्स आपको चाहिए, तो सिर्फ आप 5 और 4 आवर्स पर यूनिट नहीं दे सकते, आपको ये 80% एफिशिएंसी को भी कंसीडर करना होगा, और उस हिसाब से ज्यादा आवर्स आपको अलोकेट करने होंगे, ज्यादा आवर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। समझ में आ रहा है? तो प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, बजटेड प्रोडक्शन 3480 4000, उस हिसाब से स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर बजटेड प्रोडक्शन कैलकुलेट किया, मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया। 3480 into 5 hours, that is 17,400 hours, and 4000 units into 4 hours, that is 16,000 hours, that is total चाहिए 33,400 स्टैंडर्ड आवर्स। बट अब एम्प्लॉइज है, वो ह्यूमंस है, वो मशीन्स नहीं है, तो वो 100% अपना कभी भी नहीं दे सकते, थोड़ा सा छोटा सा मोटा सा ब्रेक्स वगैरह कुछ ना कुछ उनको चाहिए रहते हैं, तो 100% एफिशिएंसी जनरली नहीं आती है इन ह्यूमंस। तो उसी हिसाब से कैलकुलेट कितना किया है? 80% एफिशिएंसी। Since efficiency ratio is given as 80%, therefore standard employee hours required for 100% efficiency level is, हमें ये बताया कि 33,400 है, वो 80% के सामने है, तो 100 के सामने कितना वो हमें कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो 33,400 आवर्स इंटू 100 डिवाइड बाई 80, तो वो हो जाएंगे 41750 आवर्स। अगर 100% एफिशिएंसी पर काम करते तो कितनी आवर्स चाहिए होती? 33,400 आवर्स। बट 80% एफिशिएंसी इसीलिए चाहिए होंगी 41,750 आवर्स, तभी आपका जो बजटेड प्रोडक्शन है 3480 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एंड 4000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट भी मिल पाएंगे। समझ में आ रहा है? ये एग्जाम्पल दिया है, इसका कोई इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नहीं दिया है, बट इसमें से भी आपको एमसीक्यू या फिर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, इसीलिए ये समझना जरूरी था। क्लियर? एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, जैसे एम्प्लॉय एफिशिएंसी है वैसे ही प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी इज जनरली डिटरमाइंड बाय इनपुट आउटपुट रेशियो। इन केस ऑफ एम्प्लॉय इट इज कैलकुलेटेड एज बिलो। कितना प्रोडक्टिव है? तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर डूइंग एक्चुअल वर्क अपॉन एक्चुअल टाइम टेकन। स्टैंडर्ड टाइम कितना था उसको एक्चुअल टाइम से डिवाइड किया। यहाँ पर परसेंटेज में नहीं देखेंगे हम प्रोडक्टिविटी है वो जस्ट डेसिमल्स वगैरह पॉइंट वगैरह में आएगा। जो एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट किया था वो भी इसी तरीके से था, उसमें क्या था? एक्चुअल टाइम अलाउड अपॉन एक्चुअल टाइम टेकन इनटू 100, तो दोनों ही सेम है। यहाँ पर 100 नहीं किया है जो एफिशिएंसी रेशियो में करते थे, प्रोडक्टिविटी रेशियो में नहीं किया है। जस्ट
Employee productivity is used for measuring the efficiency of individual workers. It is an index of efficiency in the utilization of human resources, material, capital, power, and all kind of services and facilities. Generally, employee productivity है वो employee wise consider किया जाता है, जबकि employee efficiency overall organization के लिए consider किया जाता है. It is measured by the output in relation to input. Productivity can be improved by reducing the input for a certain quantity or a value of output, or by increasing the output from the same given quantity or a value of input. Factors for increasing employee productivity. The important factors which must be taken into consideration for increasing employee productivity are as follow. किस तरीके से हम एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, उसके कुछ फैक्टर्स दिए हैं, 5 फैक्टर्स हैं, उसके बेसिस पर हम एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं. एम्प्लॉइंग ओनली दोज वर्कर्स हु पोजेस द राइट टाइप ऑफ स्किल. जिसके पास जैसी अच्छी स्किल है उसी के हिसाब से, जो हमारे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से राइट टाइप ऑफ स्किल जिसके पास है उसी को हमें एम्प्लॉय करना चाहिए, उसी को एज ए एम्प्लॉय हमें रिक्रूट करना चाहिए. प्लेसिंग अ राइट टाइप ऑफ अ पर्सन टू अ राइट जॉब. जो राइट पर्सन है उसको राइट टाइप ऑफ जॉब के लिए हमें प्लेस करना चाहिए, रिक्रूट करना चाहिए. Training young and old workers by providing them the right type of opportunity. ट्रेन करना चाहिए ताकि उनको right type of opportunities मिल सके. उसको हमें ट्रेन करते रहेंगे, अपडेट करवाते रहेंगे तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे. Taking appropriate measures to avoid the situation of excess or shortage of employee. बहुत ही ज्यादा अगर एम्प्लॉय होंगे तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी खराब हो जाएगी, एफिशिएंसी कम लगेगी, और अगर शॉर्टेज भी होगी तो भी उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे. Carrying out work study for fixation of wages and for the simplification and standardization of work. वर्क स्टडी वगैरह करना चाहिए जिससे हमें अच्छे से हम उसको क्या काम कितने टाइम में करना चाहिएगा वो पता चल पाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन हम डिसाइड कर पाएंगे. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर 5 फैक्टर्स है जिसके बेसिस पर एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव इंक्रीज कर सकते हैं. राइट टाइप ऑफ स्किल जो है जिसके पास है उन्हीं को हमें रिक्रूट करना चाहिए. राइट टाइप ऑफ पर्सन को राइट जॉब के लिए हमें रिक्रूट करना चाहिए. ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि राइट अपॉर्चुनिटीज मिल पाए. राइट. फोर्थ, हमें एक्सेस या शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज नहीं होनी चाहिए एंड वर्क स्टडी कैरी आउट करना चाहिए ताकि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन हम कर पाए. राइट. ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं. क्लियर? चलिए अब समझते हैं एम्प्लॉय या फिर लेबर टर्नओवर. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. एम्प्लॉय या लेबर टर्नओवर क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में है वो चेंज हो रहे हैं. मतलब कि कुछ एम्प्लॉयज छोड़कर जा रहे हैं, उसके सामने रिप्लेसमेंट हम रिक्रूट कर रहे हैं, या फिर कुछ न्यू डेवलप्ड या फिर नए प्रोजेक्ट्स के लिए हम हायर भी कर रहे हैं. तो ये जो जिस वजह से एम्प्लॉय का कंपोजिशन चेंज होता है उसे एम्प्लॉय टर्नओवर कहा जाता है. छोड़कर जा रहे हैं और उसके सामने न्यू एम्प्लॉयज आ रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है. हो सके उतना हमें ऐसा ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत ही ज्यादा लोग छोड़कर ना जाए. क्योंकि क्या होगा कि जो भी रिप्लेस होकर आएगा, जो भी न्यू ज्वाइन करेगा, राइट, इंस्टेड ऑफ सम ओल्डर वर्कर, राइट, जो छोड़कर जा रहा है, तो उनको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, उनका रिक्रूटमेंट का कॉस्ट होगा, रिक्रूटमेंट के लिए प्रोसेस करनी पड़ेगी, एचआर उसके लिए हायर करने होंगे और उनकी भी प्रोसीजर बढ़ जाएगी. राइट. फिर ट्रेनिंग तो देंगे, फिर भी स्टार्टिंग ऑफ द जो उनका वर्क है उसमें एफिशिएंसी उतनी नहीं आती है. वो जितना एक्सपीरियंस्ड पर्सन इसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उतनी एफिशिएंसी नहीं आती, थोड़ा सा वेस्टेज हो सकता है. तो ये सारी चीजों की वजह से अगर न्यू एम्प्लॉयज आएंगे तो प्रॉब्लम होगा. इसीलिए जो भी कंपनी है उसका लेबर टर्नओवर हो सके उतना कम होना चाहिए, उनसे काफी कॉस्ट सेविंग हो सकता है. तो ये एम्प्लॉय टर्नओवर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और उससे रिलेटेड कॉस्ट वगैरह क्या है वो हम यहाँ पर समझेंगे. चलिए. Employee turnover or labor turnover in an organization is the rate of change in the composition of employee force during a specified period measured against a suitable index. Employee turnover क्या है कि हम जो भी एम्प्लॉय का कंपोजिशन चेंज हुआ है उसको कंसिडर करेंगे ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड, ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, डेली, किसी भी तरीके से हो सकता है. राइट. और उसको सूटेबल इंडेक्स मतलब कि इंडस्ट्री का क्या जनरल रेट है, राइट, प्रीवियस ईयर में कंपनी का क्या था, कॉम्पिटिटर्स का क्या था, उसके बेसिस पर हम एम्प्लॉय टर्नओवर को कंपेयर कर सकते हैं. और उस हिसाब से अगर जो ऑर्गेनाइजेशन हम देख रहे हैं उसमें अगर एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा है तो वो हो सके उतना हम कम करने की ट्राई करेंगे.
The standard of usual employee turnover in the industry or locality or the employee turnover rate for a past period may be taken as the index or norm against which actual turnover rate is compared. Right? यूजुअल एम्प्लॉय टर्नओवर को इंडस्ट्री या फिर लोकालिटी या फिर जो पास्ट पीरियड का था उनके साथ हम कंपेयर करके उसे हम स्टैंडर्ड इंडेक्स कंसिडर करेंगे और उसके साथ एक्चुअल जो अभी का करंट एम्प्लॉय टर्नओवर है उनके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं. There are three methods of calculating employee turnover which are given below. सबसे पहले है रिप्लेसमेंट मेथड. रिप्लेसमेंट मेथड में जितने भी एम्प्लॉइज रिप्लेस हुए हैं उसको कंसिडर करेंगे. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या होगा? एट द एम्प्लॉइज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड प्लस एम्प्लॉइज एट द क्लोजिंग ऑफ द पीरियड डिवाइड बाय 2. ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें एवरेज एम्प्लॉइज पता चल जाएगा. तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड अपॉन एवरेज एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द पीरियड इनटू 100 करेंगे तो हमें रिप्लेसमेंट मेथड के हिसाब से एम्प्लॉय टर्नओवर पता चल जाएगा. This method takes into consideration actual replacement of employees irrespective of number of persons leaving the organization. रिप्लेसमेंट मतलब कि जितने छोड़कर जा रहे हैं उसमें से कितने के सामने हमें न्यू एम्प्लॉइज मिल गए. एक्स अगर छोड़ के गया, एक्स वाई जेड 3 एम्प्लॉइज छोड़ के चले गए और उसके सामने हमने अगर 2 न्यू एम्प्लॉइज को हायर किया तो 2 एम्प्लॉइज विल बी कंसिडर्ड एज अ रिप्लेस्ड एम्प्लॉइज. राइट? भले ही 3 छोड़कर गए बट हम यहाँ पर कंसिडर कितनों को कर रहे हैं? 2 एम्प्लॉइज को. क्लियर? तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द पीरियड ऑन रोल इनटू 100. समझ में आ रहा है? New employees appointed on account of expansion plan of the organization are not included in number of replacement. ये हमें ध्यान में रखना है कि अगर एक्सपांशन की वजह से अगर न्यू एम्प्लॉइज को हायर कर रहे हैं तो वो रिप्लेस्ड नहीं माने जाएंगे. रिप्लेस्ड कौन होता है? जो छोड़ करके उसके सामने हम किसी को हायर करते हैं. तो अगर नया प्रोजेक्ट मिल रहा है और उस वजह से हम ज्यादा एम्प्लॉइज हायर कर रहे हैं दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ रिप्लेस्ड एम्प्लॉइज. क्लियर? उसको इस फॉर्मूला में कंसिडर नहीं करना है. जितने रिप्लेस्ड एम्प्लॉइज है उनको ही कंसिडर करेंगे. राइट? एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कैसे कैलकुलेट करेंगे वो लास्ट में दिया है. एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द पीरियड इज कैलकुलेटेड एज फॉलो. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द बिगिनिंग अपॉन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द एंड ऑफ द पीरियड डिवाइड बाय 2. क्लियर? ये थी पहली मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड. सेकंड है सेपरेशन मेथड. सेपरेशन मेथड मतलब कि जितने छोड़कर जा रहे हैं लिविंग एम्प्लॉइज को कंसिडर करेंगे. In this method, employee turnover is measured by dividing the total number of employees separated during the period by the average total number of employees on payroll during the same period. जितने भी employees separate हो रहे हैं divide by average number of employees. उसकी formula है number of employees separated during the period upon average number of employees during the period on roll into 100. Number of employees separated upon average number of employees into 100. Replacement में क्या था? नंबर ऑफ रिप्लेस्ड एम्प्लॉइज अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू 100. थर्ड है फ्लक्स मेथड. फ्लक्स मेथड के अंदर रिप्लेसमेंट एज वेल एज सेपरेशन दोनों को ही कंसिडर किया जाता है. तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू 100. This method takes both the number of replacement as well as the number of separation during the period into account of calculation of employee turnover. Number of employees separated plus number of employees replaced during the period upon average number of employees during the period into 100. Easy? तो रिप्लेसमेंट मेथड में सिर्फ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू 100. सेकंड सेपरेशन मेथड में number of employees separated during the period upon average number of employees into 100. And third flux method में number of separated employee plus number of replaced employees divide by average number of employees into 100. Easy? Employee turnover due to new recruitment. अब न्यू रिक्रूटमेंट भी हो सकती है, एक्सपांशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान कुछ भी हो सकता है और उस वजह से न्यू एम्प्लॉयज जो ज्वाइन किए उसको भी कुछ अकाउंटेंट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो ऐसा मानते हैं कि अगर न्यू एम्प्लॉयज अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो उस वजह से भी कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो चेंज हो रहा है और उसी वजह से उनको भी एम्प्लॉय टर्नओवर कैलकुलेशन में हमें कंसिडर करना चाहिए. तो फ्लक्स मेथड में दूसरी भी फॉर्मूला है जिसके अंदर हम न्यू एम्प्लॉयज जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी कंसिडर करेंगे. Generally, employees recruited on account of expansion of an organization are not considered for calculation of employee turnover. Generally, new recruited employees को consider नहीं किया जाता है जब हम employee turnover calculate करते हैं.
but it is considered that the newly recruited employees are also responsible for changes in composition of workforce. बट ऐसा भी माना जाता है कि भाई न्यू एम्प्लॉयज की वजह से भी वर्कफोर्स जो है कंपोजिशन है उसमें चेंज हुआ. ड्यू टू दिस फीचर सम मैनेजमेंट अकाउंटेंट feels to take new recruitment for calculating employee turnover. The total number of workers joining including replacement is called accession. नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट मतलब कि वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, बट वो किसके सामने, जो छोड़कर गए उसके सामने, बट उसके अलावा भी ज्वाइनिंग हो सकता है. तो ज्वाइनिंग प्लस रिप्लेसमेंट है, उसको क्या कह सकते हैं, एक्सेशन कह सकते हैं. तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सेशन अगर आपको दिया है तो उसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज न्यूली ज्वाइन. समझ में आ रहा है. अगर आपको दोनों अलग अलग दिए तो एक्सेशन कैलकुलेट करना तो कैसे मिलेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्वाइंड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड. When number of accession are considered for measuring employee turnover, the employee turnover rate by flux method may be computed as follow: number of separation plus number of replacement plus number of new joinings divided by average number of employees into 100, और number of separation plus number of accession, क्योंकि accession के अंदर ये दोनों ही आ जाएंगे, number of replacement plus number of new joinees. समझ में आ रहा है, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू 100. क्लियर. तो फ्लक्स मेथड के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक तो सिर्फ number of employees separated plus number of employees replaced divided by average number of, या फिर number of separation plus number of replacement plus number of new joinees. new joinees और replacement दोनों का टोटल हो सकता है number of accession. तो अगर आपको क्वेश्चन में new joinees के बारे में या फिर accession के बारे में दिया है तो आपको ये फॉर्मूला से भी फ्लक्स मेथड के हिसाब से एम्प्लॉय टर्नओवर कैलकुलेट करना चाहिए. अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो सिर्फ इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे. क्लियर. चलिए, अब दिया है इक्विवेलेंट एम्प्लॉय लेबर टर्नओवर रेट. अब ये जो एम्प्लॉय टर्नओवर रेट है वो हम किसी भी पीरियड के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कि मंथली भी हो सकता है, मंथ के लिए भी हो सकता है, डे के लिए भी हो सकता है, क्वार्टर के लिए भी हो सकता है. तो उसको इक्विवेलेंट करेंगे फॉर होल पीरियड, फॉर होल ईयर. तो उसमें क्या करना होगा, जो भी एम्प्लॉय टर्नओवर मिला उसको हम डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ डेज अगर डेली किया है, नंबर ऑफ मंथ्स अगर मंथली किया है, क्वार्टर नंबर ऑफ क्वार्टर इनटू जो भी जितने भी पीरियड के लिए हमने किया वो डिवीजन में आएगा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने जो भी टोटल पीरियड है, मतलब कि अगर डेज में किया तो 365 से, अगर मंथ में किया तो 12 मंथ से, अगर क्वार्टर में किया तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें इक्विवेलेंट टर्नओवर फॉर ईयर मिले. समझ में आ रहा है. If in the above computation the data given for a period other than a year, the employee turnover rate so computed may be converted into equivalent annual employee turnover rate by using following formula. Employee turnover rate for the period कुछ भी हो सकता है, day, month, quarter, divided by number of days in the period. अगर हमने दिन के लिए दिनों में days में कैलकुलेट किया तो number of days into 365 करेंगे. अगर हमने मंथ में किया तो number of months जिसके लिए हमने कैलकुलेट किया था उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 मंथ्स. राइट. अगर हमने क्वार्टर में किया तो जितने भी क्वार्टर के लिए हमने कैलकुलेट किया था उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से. समझ में आ रहा है, क्योंकि 4 क्वार्टर्स इन अ मंथ होता है. राइट. तो इससे हमें इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट फॉर अ ईयर मिल जाएगा. राइट. चलिए, अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 14. The accountant of Y Limited has computed employee turnover rates for the quarter ended on 31st March 2023. ये जो अकाउंटेंट ऑफ Y Limited है उन्होंने क्वार्टर एंडेड के लिए एम्प्लॉय टर्नओवर रेट कैलकुलेट की है as 10%, 5% and 3% respectively under flux method, replacement method and separation method respectively. उन्होंने flux method, replacement method और separation method के हिसाब से यहाँ पर 10%, 5% and 3% एम्प्लॉय टर्नओवर कैलकुलेट किया हुआ है, मतलब कि हमें एम्प्लॉय टर्नओवर रेट ऑलरेडी दे दिया है. If the number of workers replaced during the quarter is 30, number of replaced कितना हुआ है 30. Find out the number of workers for the quarter. बट हमें यहाँ पर कुछ और चीजें कैलकुलेट करनी है. क्या रिक्रूटेड एंड ज्वाइन, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिक्रूट हुए और ज्वाइन किए, मतलब कि नंबर ऑफ टोटल एक्सेशन हमें कैलकुलेट करना है. मतलब कि यहाँ पर जो फ्लक्स मेथड के हिसाब से 10% दिया है वो कौन सी मेथड से होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एक्सेशन, जिसके अंदर रिक्रूटेड और जो रिप्लेस हुए दोनों ही कंसिडर किए हैं. लेफ्ट एंड डिस्चार्ज्ड सेपरेटेड कैलकुलेट करना है एंड इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट फॉर द ईयर हमें कैलकुलेट करना है. राइट. चलिए, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, कोई भी एम्प्लॉय टर्नओवर की फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, बेस में जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. तो वो हमें कैलकुलेट करना होगा. वो कैसे मिल सकता है, हमें यहाँ पर रिप्लेसमेंट मेथड के हिसाब से टर्नओवर दिया है 5% और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड दिए 30.
तो रिप्लेसमेंट मेथड की फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो हमारे पास टर्नओवर रेट है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड है, तो उनसे एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मिल जाएंगे। तो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मिल जाएंगे तो फिर हम ये जो है सेपरेशन मेथड वाली फॉर्मूला, सेपरेशन मेथड वाला जो हमारे पास टर्नओवर रेट है दैट इज 3%, उसमें हम 3% इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेशन हमारे पास नहीं है डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज करेंगे, जो हमें फर्स्ट वर्किंग नोट में से मिल जाएंगे। तो हमें क्या मिल सकता है, नंबर ऑफ सेपरेटेड एम्प्लॉइज दैट इज लेफ्ट एंड डिस्चार्ज। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और उसको हम फ्लक्स मेथड में अप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट एम्प्लॉइज है उसके बारे में पता चल जाएगा। तो हमारे फर्स्ट 2 आंसर्स मिल जाएंगे। और ये जो थर्ड है इक्विवेलेंट एम्प्लॉइज, ये तो 10, 5 और 3% से ही कंसिडर करने हैं। ये क्वार्टर के लिए दिए हैं, हमें पूरे ईयर के लिए कैलकुलेट करने होंगे। चलिए, तो सबसे पहले वर्किंग नोट है एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के लिए फॉर द क्वार्टर। Employee turnover rate using replacement method is equal to number of replacement upon average number of workers on the roll into 100। ये हो जाएगा 5% is equal to 30 divided by average number of workers on roll। तो 5% जो है और 30 उसको कंसिडर करके हमें क्या मिल जाएगा, 600 एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होंगे। फिर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम सीधा नहीं कर पाएंगे, हमें सेकंड क्वेश्चन का आंसर पहले करना होगा। नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज्ड, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट यूजिंग सेपरेशन मेथड इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेशन अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू 100। आपको ये फॉर्मूला लिखनी है, फॉर्मूला के भी मार्क्स होते हैं। तो यहां पर क्या है कि हमें पता है कि 3% टर्नओवर रेट है, नंबर ऑफ सेपरेशन हमें पता नहीं है, अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो हमने आगे कैलकुलेट किया दैट इज 600। तो 600 यहां चला जाएगा, तो 600 के 3% ये हो जाएंगे नंबर ऑफ सेपरेशन दैट इज 18 यूनिट्स। 18 एम्प्लॉइज जो है वो सेपरेट हुए लेफ्ट एंड डिस्चार्ज्ड। क्लियर। अब हमें फर्स्ट आंसर मिल सकता है नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट फ्लक्स मेथड का यूज करके। एम्प्लॉय टर्नओवर रेट फ्लक्स मेथड नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ एक्सेशन डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। मैंने आपको बताया फ्लक्स मेथड में नंबर ऑफ एक्सेशन यूज किया है, वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पूछा है क्वेश्चन में रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट कैलकुलेट करना है। तो फ्लक्स मेथड में यही फॉर्मूला यूज की गई होगी, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस एक्सेशन, या फिर नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट। तो यहाँ पर 10% दिया है, तो 10% इज इक्वल टू 18 नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ एक्सेशन जो हमें पता नहीं है डिवाइड बाय 600। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या पता चल जाएगा, 42 जो है उन्होंने रिक्रूट किए हैं और ज्वाइन किया है, उसमें से 30 क्या है, रिप्लेसमेंट है। तो अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछे कि न्यूली ज्वाइंट कितने हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 12 एम्प्लॉइज न्यूली ज्वाइंट है। यार यहाँ पर हमें नहीं पूछा है, बट अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। एंड लास्ट इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर क्वार्टर ले दिया है, तो एम्प्लॉय टर्नओवर फॉर द क्वार्टर डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वार्टर कितना है, 1, राइट, उनसे डिवाइड करेंगे इनटू टोटल क्वार्टर्स कितने होते हैं, 4। तो यूजिंग फ्लक्स मेथड 10% फॉर 1 क्वार्टर है, तो 4 क्वार्टर्स के लिए कितना, तो 40% हो जाएगा। इक्विवेलेंट टर्नओवर फॉर ईयर होगा 40% यूजिंग फ्लक्स मेथड। यूजिंग रिप्लेसमेंट मेथड 5% डिवाइड बाय 1 क्वार्टर इनटू 4 क्वार्टर्स दैट इज 20%। एंड यूजिंग सेपरेशन मेथड 3% डिवाइड बाय 1 इनटू 4 क्वार्टर्स दैट इज 12%। इजी, चलो इजी इलस्ट्रेशन था, राइट। अब देखते हैं कोजेस ऑफ एम्प्लॉय और लेबर टर्नओवर। एम्प्लॉय या फिर लेबर टर्नओवर के रीजन क्या हो सकते हैं, किस वजह से एम्प्लॉय टर्नओवर या लेबर टर्नओवर हो सकता है। The reasons for employee turnover in an organization can be classified under the following 3 heads: personal causes, unavoidable causes and avoidable causes। personal causes मतलब कि कोई अच्छी जगह पर जॉब मिल गया, राइट, कोई डिसेबिलिटी हो गया, इस वजह से पर्सनल कॉजेज हो सकते हैं। अनअवॉइडेबल कॉजेज सीजन नहीं है, मटेरियल वगैरह अवेलेबल नहीं है, राइट। अवॉइडेबल कॉजेज मैनेजमेंट से अच्छी बनती नहीं है, पैसे और चाहिए, ऐसे अवॉइडेबल कॉजेज है। तो ऑर्गेनाइजेशन को देखना चाहिए कि क्या अवॉइडेबल कॉजेज की वजह से लेबर टर्नओवर हो रहा है, तो उसके ऊपर वो स्टेप्स ले सकते हैं, कुछ एक्शन ले सकते हैं और उस वजह से वो एम्प्लॉय टर्नओवर को कम कर सकता है। ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। पर्सनल कॉजेज, ऑल द पर्सनल रीजंस व्हिच induce or compel an employee to leave his job, such causes include the following: change for a jobs for betterment, अच्छे के लिए, सीखने के लिए, वो betterment के लिए जॉब चेंज कर सकते हैं। premature retirement due to ill health or old age,
वो अब काम नहीं कर सकते क्योंकि इनकी हेल्थ वगैरह अच्छी नहीं है, तो उस वजह से वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले सकते हैं। डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से उनको जॉब छोड़नी पड़ रही है क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है जॉब करने के लिए। डिसकंटेंट ओवर द जॉब्स एंड वर्किंग एनवायरनमेंट, डिसकंटेंट मतलब डिससेटिस्फेक्शन, जॉब या वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है और उस वजह से एम्प्लॉय जॉब छोड़कर जा रहे हैं। ये तीनों तो ठीक है, कोई भी एम्प्लॉयर हर बार उसके लिए कोई भी सॉल्यूशन उनके पास नहीं होता, बट इसके लिए उनको वर्क करना चाहिए। डिसकंटेंट अगर डिससेटिस्फेक्शन है तो वो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके लिए उनको वर्क करना चाहिए ताकि लेबर टर्नओवर कम हो जाए। In all the above cases, the employee leaves the organization at his will, and therefore it is difficult to suggest any possible remedy in the first three cases. पहले तीन reasons जो है, पहले तीन causes में तो कुछ नहीं कर सकते employer, but the last one can be overcome by creating conditions leading to a healthy working environment. अच्छा working environment होगा तो कोई भी employee छोड़कर नहीं जाना चाहिए चाहेगा, राइट? तो उस वजह से उस तरीके से हम लेबर टर्नओवर को कम कर पाएंगे। For this, officers should play a positive role and make sure that their subordinates work under healthy working condition. Easy. Then unavoidable causes. Unavoidable causes उसमें कुछ भी कर ही नहीं सकते, ये unavoidable है, टर्नओवर होना ही है। Unavoidable causes are those under which it becomes obligatory on the part of management to ask one or more of their employees to leave the organization. Such causes are summed up as listed below. सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर ऐसा है कि जिस सीजन में काम है उसी में काम करेंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल पावर, स्लेक मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट एटसेट्रा। स्लेक मतलब कि रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, मार्केट इतना नहीं है, रॉ मटेरियल या पावर अवेलेबल नहीं है और उस वजह से ये काम नहीं कर सकते और उस वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बोलना पड़ेगा कि भाई अब आपको जाना पड़ेगा। चेंज इन द प्लांट लोकेशन चेंज हो गया तो उस वजह से क्या होगा कि वो जो लोकेशन में काम कर रहे थे उस एम्प्लॉयज को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो वो दूसरी जगह पर उसके आसपास के लोकल एम्प्लॉयज लेबर को वो प्रीफर करेंगे क्योंकि उनसे उनका कॉस्ट कम हो सकता है। डिसेबिलिटी, मेकिंग वर्कर अनफिट फॉर वर्क, डिसेबल है, राइट? वो काम नहीं कर सकता, उनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है, राइट? डिसेबिलिटी ऑफ फिजिकल नीड भी जो भी होता है, राइट? वो काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी है और उस वजह से उनको छोड़कर जाना पड़े। डिसिप्लिनरी मेजर्स, कुछ भी डिसिप्लिनरी मेजर्स लगे हैं एम्प्लॉयज के ऊपर, उन्होंने चोरी किया था, कुछ भी फ्रॉड किया था और उस वजह से उनको निकालना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। And then avoidable causes are those which require the attention of management on a continuous basis so as to keep employee turnover ratio as low as possible. Avoidable causes ऐसे है कि जिसके ऊपर अगर मैनेजमेंट अच्छा से ध्यान रखेगा तो वो रीजन से लेबर टर्नओवर कम हो सकता है। The main causes under this cases are indicated below. Dissatisfaction with job, remuneration, hours of work, working condition, etc. Dissatisfaction है अगर जॉब आवर्स, रेम्यूनरेशन वगैरह है उनसे एम्प्लॉयज खुश नहीं है तो उसके ऊपर जो एम्प्लॉयर है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो काम कर सकते हैं और उसी तरीके से ये जो लेबर टर्नओवर है उनको कम किया जा सकता है। स्ट्रेन रिलेशंस विथ मैनेजमेंट, सुपरवाइजर और फेलो वर्कर्स, जो भी रिलेशन था विथ मैनेजमेंट, सुपरवाइजर, उनके साथ खराब हो गया एम्प्लॉय का और उस वजह से वो छोड़कर जा रहा है, तो उसके लिए भी शायद कुछ सॉल्यूशन, कुछ रेमेडी हो सकती है। लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज एंड प्रमोशनल एवेन्यूज, ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, उससे अच्छे से काम नहीं कर पाते और उनसे डिससेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है। या फिर जो प्रमोशनल एवेन्यूज हो सकते हैं कि फ्यूचर बढ़ सकता है, आगे भी बढ़ सकेंगे, ऐसा कुछ भी अगर उनको नहीं दिख रहा है तो वो शायद छोड़कर जा सकते हैं। लैक ऑफ रिक्रिएशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब कि एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज जब चाहे तब नहीं मिलती है, तो उस वजह से भी शायद छोड़कर जा सकते हैं और उसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ काम कर सकते हैं उसके ऊपर भी। एंड लो वेजेस एंड अलाउंसेस, जो जितना काम करवाते हैं, जितनी स्किल्स है एम्प्लॉयज के, उस हिसाब से उनको पेमेंट नहीं दिया जाता है, उस वजह से भी एम्प्लॉयज छोड़कर जा सकते हैं। तो ये सारे अवॉइडेबल कॉजेस हैं, इसके ऊपर अगर मैनेजमेंट अच्छे से काम करेगा तो अवॉइड कर सकते हैं और लेबर टर्नओवर कम कर सकते हैं। प्रॉपर एंड टाइमली मैनेजमेंट एक्शन कैन रिड्यूस द एम्प्लॉय टर्नओवर अप्रिशिएबली सो फार एज अवॉइडेबल कॉजेस आर कंसर्न। क्लियर? चलिए, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं। इफेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉय और लेबर टर्नओवर, एम्प्लॉय या लेबर टर्नओवर से क्या क्या इफेक्ट्स आ सकती है? एक तो
रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा तो कॉस्ट वगैरह बढ़ सकता है, एफिशिएंसी कम हो जाएगी क्योंकि न्यू एम्प्लॉयज जो है वो उतना एफिशिएंटली अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके लिए ये न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें समझना सीखना टाइम लग सकता है। भले ही उनके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस था फिर भी न्यू ऑर्गेनाइजेशन में टाइम लगता है सेट होने में, वेस्टेज वगैरह भी बहुत ज्यादा हो सकता है, तो उस वजह से भी लॉसेस हो सकते हैं। इवन ट्रेनिंग वगैरह भी देने पड़ेंगे फिर से न्यू एम्प्लॉयज को। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉलोइंग वेज। इवन फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इज डिस्टर्ब, जो पहले नॉर्मल प्रोडक्शन हो रहा था वो नहीं होगा क्योंकि न्यू एम्प्लॉयज ज्वाइन करेगा तो उसको सीखने में टाइम लगेगा। एफिशिएंसी ऑफ न्यू वर्कर इज लो, न्यू वर्कर की एफिशिएंसी कम होगी। प्रोडक्टिविटी ऑफ न्यू बट एक्सपीरियंस्ड वर्कर इज लो इन द बिगिनिंग, एक्सपीरियंस्ड वर्कर है बट अगर वो नया है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, उनकी इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी, स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट टाइम लगेगा ही। देयर इज इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड इंडक्शन, ट्रेनिंग इंडक्शन वगैरह जो करवाना पड़ेगा उसका भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। न्यू वर्कर्स कॉजेज इंक्रीज्ड ब्रेकेज ऑफ टूल्स, वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स एटसेट्रा, वो नया एम्प्लॉय है तो उनको सारी चीजें समझने में टाइम लगेगा तो उसमें वेस्टेजेस भी हो सकते हैं, कुछ टूट फूट भी सकता है। कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग इंक्रीजेस, राइट, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग का कॉस्ट भी बढ़ेगा, तो ये 5 इफेक्ट्स होगी और उस वजह से कॉस्ट बढ़ सकता है। प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट, एफिशिएंसी ऑफ न्यू एम्प्लॉयज आर लो, इवन एक्सपीरियंस्ड है फिर भी स्टार्टिंग में लो रहेगी। रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग का कॉस्ट बढ़ जाएगा, ट्रेनिंग और इंडक्शन ज्यादा देने पड़ेंगे और न्यू वर्कर्स वेस्टेज वगैरह भी ज्यादा कर सकते हैं, ये भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकता है। कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर की वजह से दो तरीके से कॉस्ट हो सकते हैं, एक तो प्रिवेंटिव कॉस्ट एंड एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट। प्रिवेंटिव कॉस्ट मतलब कि अगर आप एम्प्लॉयज को छोड़, वो एम्प्लॉय बोल रहा है कि भाई मुझे छोड़कर जाना है और आप अगर उनको रोकने की ट्राई करते हैं तो उनसे क्या होगा कि शायद आपको उनकी सैलरी बढ़ा देनी पड़ेगी, कुछ फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, तो उस वजह से कॉस्ट होता है। अगर वो छोड़कर जाता है तो रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग देना, जो नया एम्प्लॉय आएगा वो कुछ तोड़फोड़ करेगा, वो एफिशिएंटली काम नहीं करेगा, तो उस वजह से कुछ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। Preventive cost, the cost incurred to prevent employee turnover or keep it as lowest as possible. Cost incurred for prevention of employee turnover includes the following. Cost of medical benefit provided to the employees, employee को medical benefits देंगे ताकि वो शायद छोड़कर ना जाए। Cost incurred on employees welfare like pension etc. Cost on other benefits with an objective to retain employees. Replacement cost. These are the costs which arise due to employee turnover. If employees leave soon after they acquire the necessary training and experience of good work, additional cost will have to be incurred on new workers, that is cost of recruitment, training and induction, abnormal breakage and scrap and extra wages and overheads due to inefficiency of new workers. अगर जो वर्कर ज्वाइन किया था उनको सिखाया, सब कुछ अच्छे से करने लगा और फिर वो छोड़कर जाएगा तो क्या होगा कि उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, प्लस न्यू वर्कर जो आएगा उसको रिक्रूट करना, ट्रेनिंग करना पड़ेगा, वो वेस्टेजेस भी कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें कॉस्ट या फिर लॉस बन सकती है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दो तरीके से कॉस्ट हो सकते हैं, प्रिवेंटिव कॉस्ट और एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। It is obvious that a company will incur very high replacement cost if the rate of employee turnover is high. अगर एम्प्लॉय टर्नओवर रेट बहुत ही ज्यादा है मतलब कि उनको रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत ही ज्यादा करना पड़ता होगा। सिमिलरली ओनली एडिक्वेट प्रिवेंटिव कॉस्ट कैन कीप एम्प्लॉय टर्नओवर एट लो लेवल, अगर आप प्रिवेंटिव कॉस्ट अच्छे से करेंगे, इफेक्टिव होगा, तभी आपका लेबर टर्नओवर कम होगा। Each company must therefore work out the optimum level of employee turnover, keeping in view its personal policies and the behavior of replacement cost and preventive cost at various level of एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। इसीलिए कंपनी को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई कितना प्रिवेंटिव कॉस्ट कर सकता है और कितना एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, इट्स फाइन, उस हिसाब से उनको प्रिवेंटिव कॉस्ट करना चाहिए, अदरवाइज रिप्लेसमेंट कॉस्ट बढ़ सकता है, राइट। चलिए, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 15। इस टाइप का क्वेश्चन May 24 की एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए, The management of BR Limited is worried about their increasing employee turnover in the factory, and before analyzing the causes and taking remedial steps, it wants to have an idea of the profit foregone as a result of employee turnover in the last year. Management जो है वो worried है कि employee turnover काफी बढ़ रहा है, तो उसके लिए उनको एक्शन लेने हैं, पर उसके पहले उनको ध्यान में उनको पता होना चाहिए कि भाई एम्प्लॉय टर्नओवर की वजह से उनका प्रॉफिट कितना फोरगोन किया गया, मतलब काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर लॉस कितना हुआ ड्यू टू द एम्प्लॉय टर्नओवर, वो उनको जानना है इन द प्रीवियस ईयर, ताकि पता चले कि क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या बेनिफिट हो सकता है ड्यू टू रिड्यूस्ड एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, उस हिसाब से हमें लॉस
या फिर प्रॉफिट फोरगॉन कैलकुलेट करना होगा। लास्ट ईयर सेल्स अमाउंटेड टू रुपीज 83,03,300। प्रीवियस ईयर का सेल दिया हुआ है 83,03,300 एंड पीवी रेशियो वाज 20%। पीवी रेशियो मतलब कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, वो क्या होता है वो थोड़ा सा समझते हैं। जो भी प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है इन जनरल इन कॉस्टिंग, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जो भी सेल्स है उसमें से जितने भी वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट मतलब कि एक यूनिट एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्ट बनाने का जो भी आपको कॉस्ट लगेगा वो, उनको माइनस करेंगे तो मिलेगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट मतलब आप प्रोडक्शन करें या ना करें, 100 यूनिट्स का करें या 1000 यूनिट्स का करें, जितना भी करें, जनरली फिक्स्ड कॉस्ट एज इट इज रहता है, सेम रहता है, तो उसको माइनस करेंगे तो मिलेगा प्रॉफिट। मतलब कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो मिलेगा कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो मिलेगा प्रॉफिट, राइट। इस तरह से जनरली प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। अब जो पीवी रेशियो है मतलब कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जो आपको एफएम में भी कवर अप होता है और हम आगे कॉस्टिंग के जो चैप्टर नंबर 14 है उसमें भी कवर अप करेंगे। उसकी फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। मतलब कि सेल्स का कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है वो हमें प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बताता है। जनरली हमारा कंसर्न है वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से होता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो होने ही वाला है। तो जनरली हम कितना प्रोडक्शन करेंगे उस हिसाब से कितना हमें कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, राइट, वो हमें पता चलना चाहिए। तो ये हो जाएगा पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, मतलब कि आपका कितना वेरिएबल कॉस्ट कवर अप हो जाता है, राइट। ये कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये भी काइंड ऑफ प्रॉफिट है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा उतना ही प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा। फिक्स्ड कॉस्ट तो एज इट इज रहने वाला है, समझ में आ रहा है। तो जो हमारे लिए कंट्रीब्यूशन है वो हमारे लिए प्रॉफिट जैसा ही है, राइट। चलिए, तो इस तरीके से दिया हुआ है कि यहाँ पर जो पीवी रेशियो है वो है 20%। तो ये जो सेल्स दिया है 83,03,300, उसका 20% क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। The total number of actual hours worked by the direct employee force was 4.45 lakhs. Total number of actual hours worked by direct employee कितना है, 4,45,000 hours उन्होंने काम किया है। ये लास्ट ईयर का डेटा है पूरा। The actual direct employee hours included 30,000 hours attributable to training new recruits. जो न्यू रिक्रूट्स थे उनको ये जो 4,45,000 hours उसमें से 30,000 hours तो उनके ट्रेनिंग के थे, out of which half of the hours were unproductive। 30,000 hours थे उसमें से 15,000 hours, half of the hours कैसे थे, unproductive थे, तो बाकी के 15,000 hours क्या हो जाएंगे, प्रोडक्टिव। तो टोटल 4,45,000 hours थे उसमें से 15,000 hours कैसे थे, अनप्रोडक्टिव। तो टोटल प्रोडक्टिव hours कैसे कितने हो जाएंगे, 4,45,000 डिवाइड 4,45,000 माइनस 15,000 दैट इज 4,30,000 hours प्रोडक्टिव है ये। As a result of the delay by the personnel department in filling vacancies due to employee turnover, 1 lakh potentially productive hours excluding unproductive training hours were lost। ये जो पर्सनल डिपार्टमेंट, जो एचआर डिपार्टमेंट था, जिन्होंने रिक्रूटमेंट में टाइम लिया, उस वजह से जो पोटेंशियली 1 लाख प्रोडक्टिव आवर्स थे, उनको ट्रेनिंग अनप्रोडक्टिव आवर्स उनको हम इग्नोर करने के बाद कितने प्रोडक्टिव आवर्स हो सकते थे, 1 लाख आवर्स, वो हमने लॉस्ट कर दिए। और हम कॉस्टिंग में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी ध्यान में लेते हैं कि अगर 1 लाख आवर्स अगर हमने प्रोडक्शन के लिए लगाए होते तो हमें कितना बेनिफिट मिल पाता, वो हमें ध्यान में रखना होगा। क्योंकि ये 1 लाख आवर्स में हम काम नहीं कर पाए, उस वजह से हमें प्रॉफिट फोरगोन करना पड़ा। समझ में आ रहा है, लॉस हुआ है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ है। द कॉस्ट इनकर्ड कॉन्सिक्वेंट ऑन एम्प्लॉय टर्नओवर रिवील्ड ऑन एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग। जो कॉस्ट इनकर हुआ ड्यू टू एम्प्लॉय टर्नओवर वो हमें यहाँ पर बताया है। सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लिविंग, सेटलमेंट कॉस्ट जो छोड़कर जा रहे हैं उनके सेटलमेंट के लिए कितना कॉस्ट हुआ, 43,820। रिक्रूटमेंट कॉस्ट 26,740। सिलेक्शन कॉस्ट 12,750 एंड ट्रेनिंग कॉस्ट ₹30,490। ये सारा कॉस्ट ऑलरेडी हो चुका। Assuming that the potential production lost at a consequence of employee turnover could have been sold at a prevailing prices। जो हमारा potential production नहीं हो पाया वो अगर हम करते तो जो प्रिवेलिंग प्राइसेस है उसी के ऊपर हम सेल कर पाते और उसमें से भी हमें 20% का कंट्रीब्यूशन मिल पाता, मतलब कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। फाइंड द प्रॉफिट्स फोरगोन लास्ट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। हमें कैलकुलेट करना है कि भाई कितना प्रॉफिट फोरगोन किया गया बाय द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो उसमें ये जो 1 लाख अनप्रोडक्टिव आवर्स
सॉरी 1 लाख आवर्स जो हमें फोरगोन करने पड़े, राइट, उसमें काम नहीं हो पाया, प्लस जो 15,000 अनप्रोडक्टिव आवर्स है, मतलब कि टोटल 1,15,000 आवर्स में जितना हमें प्रॉफिट फोरगोन करना पड़ा वो हमारे लिए एक लॉस है, प्लस ये जो सारे एक्सपेंसेस करने पड़े वो भी हमारा प्रॉफिट फोरगोन करना पड़ा, वो भी हमारे लिए लॉस है। तो उन सभी का टोटल करेंगे तो हमारा जो आंसर है प्रॉफिट फोरगोन वो हमें मिल जाएगा, राइट। चलिए सबसे पहले जो हमारा मेन पॉइंट है, ये चारों तो हमें ऑलरेडी दे दिया है तो इनको तो सिर्फ टोटल करना है। इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो हमें कंट्रीब्यूशन का लॉस हुआ वो हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले है कंप्यूटेशन ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स। तो टोटल थे 4,45,000 आवर्स, बट उसमें से 15,000 अनप्रोडक्टिव थे, तो उनको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 4,30,000 आवर्स। मतलब कि ये 4,30,000 आवर्स वर्क करने करके कितना सेल कर पाए 83,03,300 रुपीज का। क्लियर। प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट, लॉस ऑफ पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स प्लस अनप्रोडक्टिव ट्रेनिंग आवर्स 1 लाख प्लस 15,000, मतलब कि 1,15,000 आवर्स का काम हम नहीं करवा पाए, तो उसमें जितना कंट्रीब्यूशन का लॉस हुआ वो हमारे लिए प्रॉफिट फोरगोन हो जाएगा। अब कंट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन ड्यू टू अनप्रोडक्टिव आवर्स कैसे मिलेगा। सेल्स वैल्यू, सेल्स था 83,03,300, उसमें 20% हमारा कंट्रीब्यूशन था, और सेल्स वैल्यू डिवाइड बाय एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स, जो हमने 4,30,000 आवर्स काम किया, सेल्स वैल्यू थी 83,03,300 डिवाइड बाय 4,30,000 आवर्स। तो इससे क्या मिलेगा हमें कि हमने प्रोडक्टिव आवर्स में पर प्रोडक्टिव आवर कितना काम करवाया इनटू टोटल अनप्रोडक्टिव आवर्स, दैट इज 1,15,000 आवर्स। अगर उतना ही काम हम 1,15,000 आवर्स में करवाते तो कितना होता है, तो हमारा सेल हो जाता 22,20,650। सेल्स वैल्यू अपॉन एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा, पर प्रोडक्टिव आवर कितना सेल्स हुआ 83,03,300 डिवाइड बाय 4,30,000 आवर्स, 4,30,000 आवर्स, उससे मिला पर आवर कितना सेल हुआ। इनको जितना लॉस हुआ प्रोडक्टिव आवर्स में, दैट इज अनप्रोडक्टिव आवर्स जितने थे 1,15,000 आवर्स, उनसे मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चला कि भाई 22,20,650 रुपीस का सेल हम नहीं कर पाए। उसमें भी हमारा वेरिएबल कॉस्ट होता तो वो तो हमारे लिए कुछ बेनिफिट नहीं था, बट उसमें से जो कंट्रीब्यूशन था, मतलब कि 22,20,650 इंटू 20% हम करेंगे, राइट, 20 डिवाइड बाय 100 या फिर 20%, तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन, दैट इज 4,44,130, 4,44,130 रुपीज का हमें लॉस हुआ। 80%, जिसमें से जो 80% थे वो तो क्या है वेरिएबल कॉस्ट, वो तो होना ही, अगर आपका सेल्स बढ़ेगा तो उसके साथ वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। फिर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका प्रॉफिट बढ़ा सकता था, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो क्या है कि आप इतना प्रोडक्शन करते या ना करते वो तो होने ही वाला है, बट अगर आप इतना प्रोडक्शन कर पाते 22,20,650 का अगर आप ज्यादा सेल कर पाते तो आपका प्रॉफिट कितने से बढ़ जाता 4,44,130 से, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो पहले भी उतना ही होता, अभी भी उतना ही होने वाला है। समझ में आ रहा है, बट इतना कंट्रीब्यूशन आपका कम हुआ और उसी वजह से आपका टोटल प्रॉफिट भी उतना कम हुआ। चलिए समझ में आ रहा है। आप इसको दूसरे किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं आप कर सकते हैं 83,03,300 जो है उसका कंट्रीब्यूशन निकाल पाते हैं, राइट। पहले ये कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए, इसका जो भी आंसर आ रहा है, फॉर एग्जांपल x अगर आपका आंसर आ रहा है तो इसको आप डिवाइड कर सकते थे 43 लाख जो हमारे, सॉरी 4,30,000 जो हमारा प्रोडक्टिव आवर्स, उनसे आप मल्टीप्लाई करते तो पर प्रोडक्टिव आवर आपका कंट्रीब्यूशन मिल जाता। फॉर एग्जांपल y, तो y को अगर आप 1,15,000 जो हमारे अनप्रोडक्टिव आवर्स हैं अगर उनके साथ मल्टीप्लाई करते तो वो भी यही आता 4,44,130। ये या फिर ये टेक्निक जो भी आपको ज्यादा पसंद आई वो आप कर सकते हैं। चलिए तो अब हमें मिल जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट फोरगोन ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर, कंट्रीब्यूशन फोरगोन जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया 4,44,130, और बाकी की ये जो चार इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दी थी वो हम यहाँ पर एड अप कर देंगे, तो टोटल लॉस हो जाएगा 5,57,930। इतना प्रॉफिट फोरगोन कर दिया, इतना हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ। क्लियर। चलिए अच्छा क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन के बेसिस या ऐसा ही क्वेश्चन हमें केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू में भी दिया है जो May 25 की मॉड्यूल में ऐड किया गया है। May 25 की मॉड्यूल अगर आपके पास नहीं है तो परचेस करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्ट कॉपी भी आप यूज कर सकते हैं, राइट। पेज नंबर 3.61 पर दिया है। May 25 की मॉड्यूल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जो केस सिनेरियो है वो आरटीपी May 24 का ही केस सिनेरियो है, उसमें केस सिनेरियो 2 था, वही क्वेश्चन यहाँ पर अब मॉड्यूल में ऐड कर दिया गया। चलिए ये जो हमने अभी इलस्ट्रेशन किया उनके जैसा ही है।
The board of the J Limited has been apprised by the general manager HR that the employee attrition rate in the company has increased. Attrition rate मतलब कि change हुआ, labor turnover rate. The following facts has been presented by the GM general manager of HR. उन्होंने हमें कुछ facts दिए related to employee turnover. Training period for the new recruits is 50,000 hours. During this period, their productivity is 60% of the experienced workers. एक्सपीरियंस्ड वर्कर जितना 50,000 आवर्स में काम कर पाते थे उसका सिर्फ 60% एफिशिएंसी है, मतलब कि 40% एफिशिएंसी, 40% ऑफ आवर्स है वो लॉस्ट हो गई है, वो अनप्रोडक्टिव थी. टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एक्सपीरियंस्ड वर्कर इज 10 आवर्स पर यूनिट. तो 50,000 में से 40%, 50,000 का 40% मतलब कि 20,000 आवर्स जो है वो क्या है, अनप्रोडक्टिव आवर्स, उसमें कुछ भी अच्छा बेनिफिट प्रोडक्टिव काम नहीं हुआ है. और एक्सपीरियंस्ड वर्कर को एक यूनिट बनाने में कितना टाइम जाएगा, 10 आवर्स पर यूनिट. 20% ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड वाज डिफेक्टिव. ट्रेनिंग पीरियड में जितना भी आउटपुट मिला उसका 20% क्या है, डिफेक्टिव. पहले तो उन्होंने 50,000 आवर्स में से प्रोडक्टिव काम कितना किया है, 60%, मतलब कि 30,000 आवर्स ही क्या है, प्रोडक्टिव आवर्स क्या है, 30,000 आवर्स. उसमें भी जो उन्होंने काम किया उसमें से 20% ऑफ आउटपुट क्या है, डिफेक्टिव है. कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ अ डिफेक्टिव यूनिट वाज ₹25, और उसमें से 30,000 आवर्स में भी जितना काम किया उसमें से 20% आउटपुट क्या है, डिफेक्टिव है. और कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन कितना है पर यूनिट, ₹25. अब 30,000 आवर्स में उन्होंने कितने यूनिट्स बनाए होंगे, तो हमें यहाँ पर दिया कि एक्सपीरियंस्ड पर्सन एक आवर में कितने एक यूनिट कितने आवर्स में बनाता है, 10 आवर्स में. तो यहाँ पर 30,000 उनके लिए प्रोडक्टिव आवर्स थे, तो उसमें उन्होंने कितने यूनिट्स बनाए होंगे, 3,000. 30,000 आवर्स डिवाइड बाय 10 आवर पर यूनिट, राइट. तो कितना हो जाएगा, 3,000 यूनिट्स उन्होंने बनाए होंगे. उसमें से 20% डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव यूनिट्स कितने हो जाएंगे, 3,000 यूनिट्स इंटू 20%, दैट इज 600 यूनिट्स. और एक यूनिट को रेक्टिफाई करने में, जो डिफेक्टिव उनको रेक्टिफाई करने में कितना जाता है, ₹25. तो ₹25 इंटू 600 करेंगे तो डिफेक्टिव यूनिट्स को रेक्टिफाई करने का जो कॉस्ट है वो मिल जाएगा, 25 6 150. तो 15,000 रुपीज का रेक्टिफिकेशन कॉस्ट हो जाएगा. समझ में आ रहा है, ये अलग पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इलस्ट्रेशन में हमें नहीं दिया था. पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट ड्यू टू डिले इन रिक्रूटमेंट वर 1 लाख आवर्स. जो हमें क्वेश्चन में दिया था कि भाई डिले इन रिक्रूटमेंट हुआ, उनसे 1 लाख आवर्स का लॉस हुआ. सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹180. एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है, 180. और पीवी रेशियो कितना है, 20%, राइट. तो मतलब कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाता है, 180 इंटू 20%, दैट इज ₹36. समझ में आ रहा है. सेटलमेंट कॉस्ट ऑफ द वर्कर्स लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन वाज ₹1,83,480. Recruitment cost was ₹1,56,340. Training cost was ₹1,13,180. You, being an associate finance to GM HR, has been asked the following questions. How much quantity of output is lost due to labor turnover? Labor turnover की वजह से कितना आउटपुट, क्वांटिटी आउटपुट आपका लॉस हुआ. तो देखिए यहाँ पर हमें बताया है कि भाई 1 लाख आवर्स तो आपके पोटेंशियली प्रोडक्टिव हो सकते थे, वो लॉस हुआ. तो लॉस ऑफ आवर्स कितना हुआ, 1 लाख, प्लस हमें यहां पर बताया कि भाई 50,000 आवर्स ट्रेनिंग के थे, उसमें से 60% प्रोडक्टिव थे, तो 40% क्या हो गए, अनप्रोडक्टिव, दैट इज 20,000 आवर्स. तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया. तो 20,000 आवर्स. उसके अलावा कोई भी हमें लॉस ऑफ आवर्स नहीं बताया हम, तो कितना हो गया, 1,20,000 आवर्स. अब हमें ये बताया था कि भाई एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो है, एक्सपीरियंस्ड वर्कर है, वो एक यूनिट है वो 10 आवर्स में बनाता है. तो टोटल 1,20,000 आवर्स डिवाइड बाय अगर हम 10 आवर्स करें तो हमें यूनिट्स मिल जाएंगे, दैट इज 12,000 यूनिट्स. तो एम्प्लॉय टर्नओवर, लेबर टर्नओवर की वजह से 12,000 यूनिट्स का लॉस हुआ. तो यहां पर आंसर आ जाएगा सी, 12,000 यूनिट्स. इजी. सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच लॉस इन द फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन द कंपनी इनकर्ड ड्यू टू लेबर टर्नओवर. कंट्रीब्यूशन का कितना लॉस हुआ. अब हमें बताया है कि भाई कंट्रीब्यूशन कितना है, 180 रुपीज सेलिंग प्राइस है, पीवी रेशियो 20%, तो पर यूनिट कितना हो जाएगा, 36. और हमारा कितने यूनिट्स लॉस हो गए, 12,000. तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे 36 रुपीज से, तो 12 इंटू 36 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें से 4,32,000 आ जाएगा. ये मुझे याद है, आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिएगा.
समझ में आ रहा है? तो मतलब कि अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी गलत आएगा। तो ये ध्यान में रखना है। एमसीक्यूज में ये प्रॉब्लम होता है कि इसमें यहाँ पर आपको स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलते, और अगर आपका कई बार फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा तो सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर गलत आ सकता है। थर्ड, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द डिफेक्टिव यूनिट्स? ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन में कैलकुलेट कर लिया, राइट? कि भाई 20% ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड वाज डिफेक्टिव, राइट? तो एक तो काम किया था भाई, टोटल 50,000 आवर्स थी, उसमें से 60% काम किया, दैट इज 30,000 आवर्स। एक यूनिट बनाने के लिए 10 आवर्स चाहिए, तो 30,000 आवर्स में उन्होंने कितने यूनिट्स बनाए होंगे? 3,000। उसमें से कितने 20% डिफेक्टिव मिले? दैट इज 600 यूनिट्स। तो 600 यूनिट्स, और एक यूनिट को एक डिफेक्टिव यूनिट को रिपेयर करने का कॉस्ट कितना है? 25 रुपीज। तो 25 रुपीज इंटू 600, दैट इज 15,000 रुपीज। तो यहां पर आंसर आ जाएगा बी, 15,000 रुपीज। कैलकुलेट द प्रॉफिट लॉस्ट बाय द कंपनी ड्यू टू इंक्रीज्ड लेबर टर्नओवर। यहां पर हमें क्या करना है? ये जो 4,32,000 प्लस ये जो सारे कॉस्ट हमें दिए 1,83,480 प्लस 156,340 एंड 113,180, इन सभी का टोटल करना है, तो हमें टोटल प्रॉफिट फोरगॉन मिल जाएगा। ये आएगा आपका 9 लाख रुपीस। इजी। एंड लास्ट, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज लॉस्ट ड्यू टू इनएक्सपीरियंस ऑफ द न्यू वर्कर? इनएक्सपीरियंस ऑफ द न्यू वर्कर मतलब कि जो न्यू वर्कर ज्वाइन किए उनका इनएक्सपीरियंस की वजह से कितने यूनिट्स का लॉस हुआ। तो यहां पर हमें बताया कि भाई 50,000 आवर्स थे, उसमें से 40% क्या थे? अनप्रोडक्टिव, दैट इज 20,000 आवर्स। और उनका एक्सपीरियंस नहीं था, उसी वजह से वो 20,000 आवर्स में अच्छा काम नहीं कर पाए, दैट इज एक यूनिट बनाने में 10 आवर्स चाहिए, तो 20,000 आवर्स उनके लॉस हुए। तो 20,000 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? लॉस ऑफ क्वांटिटी ड्यू टू इनएक्सपीरियंस ऑफ न्यू वर्कर, दैट इज 20,000 डिवाइड बाय 10, दैट इज 2,000 यूनिट्स। सी आंसर है। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था, राइट? इलस्ट्रेशन आ जाएगा तो ये इजीली आ जाएगा। यहां पर हमारा जो एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट है वो कंप्लीट होता है, उनके सारे क्वेश्चंस थियरीज हमने कवर अप कर ली। अब जो सेकंड पार्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो समझते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? हमारे जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है वो जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंस। मटेरियल हमने चैप्टर 2 में समझा, एम्प्लॉय जो लेबर कॉस्ट है वो हमने चैप्टर 3 में अभी कंप्लीट किया, और बाकी के जो सारे एक्सपेंसेस अगर वो डायरेक्टली प्रोडक्ट या सर्विसेज में हमें पता चल पाता है कि ये प्रोडक्ट या ये सर्विस में ये इतना कॉस्ट हुआ, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये भी इंपॉर्टेंट प्राइम कॉस्ट का पार्ट रहता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं? हायर चार्जेस फॉर एनी स्पेसिफिक असेट, स्पेसिफिक मशीन फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट अगर लिया गया है, राइट? कुछ पावर के एक्सपेंसेस हैं, राइट? रॉयल्टीज पे की जाती है फॉर एनी स्पेसिफिक डिजाइन, तो ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। काफी छोटा पार्ट है, फटाफट करते हैं। Expenses other than direct material cost and direct employee cost which are incurred to manufacture a product or for provision of a service and can be directly traced in economically feasible manner to a cost object. कॉस्ट ऑब्जेक्ट बनाने में जो डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट एम्प्लॉय के अलावा जो डायरेक्ट कॉस्ट थे, जो उनके मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्पफुल, तो डायरेक्टली पता भी कर सकते हैं कि ये कॉस्ट हुआ है, तो उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। एग्जांपल्स दिए हैं उनके, रॉयल्टी पेड और पेएबल फॉर प्रोडक्शन और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ये सारे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं। तो रॉयल्टी अगर पे की है किसी डिजाइन वगैरह के लिए, प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करने में, तो वो स्पेसिफिक टू दैट प्रोडक्ट है, बट वो मटेरियल कॉस्ट भी नहीं है और एम्प्लॉय कॉस्ट भी नहीं है। हायर चार्जेस पेड फॉर हायरिंग स्पेसिफिक इक्विपमेंट, वो इक्विपमेंट वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस में ही यूज होता है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। वो अगर इन जनरल है, सभी लोग सभी प्रोडक्ट में यूज होता है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, वो ओवरहेड्स हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस स्पेसिफिक डिजाइन और ड्राइंग, स्पेसिफिक प्रोडक्ट या स्पेसिफिक सर्विस के लिए डिजाइन या ड्राइंग है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करने में, मैन्युफैक्चर करने में ही कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, और उनका जो कॉस्ट है, इवन उनका डेप्रिसिएशन है, वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। अदर एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। The whole list of expenses not exhaustive. Any other expense which are directly attributable to the production or service are also considered as a direct expense. ये सिर्फ examples हैं। Measurement of direct expenses, जो भी उनका बिल वगैरह आता है, वाउचर वगैरह आता है, और उसी के बेसिस पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उनको मेजर किया जाता है, उनको कंसिडर किया जाता है। ये आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। कई बार कुछ चीजें सब कॉन्ट्रैक्ट की जाती है, मतलब कि मुझे जो काम मिला वो मैं दूसरे को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो उनका भी जो बिल आता है वो मेरे लिए क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस।
Treatment of direct expenses. Direct expenses form part of the prime cost for the product or service to which it can be directly traceable and attributable. ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट है. प्राइम कॉस्ट में तीन चीजें आती है: डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट expenses. In a case, lump sum payment or a one-time payment, the cost is amortized over the estimated production volume or benefit derived. एक ही टाइम में पे कर दिया और उनका बेनिफिट ईयरली पीरियडली मिलने वाला है, तो उनका जितना भी एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन है उनसे डिवाइड करके अमोर्टाइज किया जाता है. If the expenses incurred are of insignificant amount that is not material, it can be treated as a part of overheads. अगर ये insignificant है तो उसको overheads treat कर सकते हैं. इसके illustration दिया है, काफी easy है. Aditya Limited is an engineering manufacturing company producing job order on the basis of specification given by the customers. During the month, it has completed 3 job works, namely A, B, and C. The following are the items of expenditure which are incurred apart from the direct material and direct employee cost. Direct material और direct employee cost के अलावा कुछ expenses उन्होंने किए, यहाँ पर हमें दिया है. और हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? रिक्वायर्ड कैलकुलेट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटेबल टू ईच जॉब. ईच जॉब में कितना उन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंस किया वो हमें फाइंड आउट करना है. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ₹3 लाख, ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बन जाएगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये हमें कंसिडर नहीं करना है. प्रोडक्ट ब्लूप्रिंट कॉस्ट फॉर जॉब ए, ये जॉब ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट की ब्लूप्रिंट है कि भाई कैसी प्रोडक्ट लगेगी, उसका कॉस्ट है 1,40,000, तो ये जॉब ए का डायरेक्ट एक्सपेंस है. हायर चार्जेस पेड फॉर मशीनरी यूज्ड फॉर जॉब वर्क बी, ₹40,000. जॉब बी के लिए कोई हायर चार्जेस पे किए हैं मशीनरी के लिए, तो ये बी का डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा. सैलरी टू ऑफिस अटेंडेंट्स ₹50,000, ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में जाएगा, तो ये कहीं पर भी नहीं आएगा. वन टाइम लाइसेंस फी पेड फॉर सॉफ्टवेयर यूज्ड टू मेक कंप्यूटराइज्ड ग्राफिक फॉर जॉब सी. जॉब सी के स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के लिए लाइसेंस के लिए पेमेंट किया, तो ये सी का डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा. सैलरी पेड टू मार्केटिंग मैनेजर ₹1,20,000, मार्केटिंग मैनेजर को दिया, तो ये सेलिंग ओवरहेड्स हो जाएगा, तो ये भी किसी जॉब में डायरेक्टली चार्ज नहीं किया जाएगा. राइट, तो ये सिर्फ 3 चीजें अलग अलग, जो 3 एक्सपेंसेस है वो ए, बी और सी में आएंगे. तो इसका सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये ए, बी, सी में इसी तरीके से लिखे गए हैं और इनका टोटल कर दिया. और जो 3 एक्सपेंसेस नहीं आते हैं वो क्यों नहीं आते हैं उनकी नोट लिखिए. तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में पूछते हैं तो आपको नोट लिखनी कंपलसरी है, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं. राइट, क्यों आपने एक्सक्लूड किए वो भी आपको मेंशन करना होगा. चलिए, इसी रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करते हैं और यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. काफी सिंपल बेसिक क्वेश्चन दिया है, पेज नंबर 3.61 पर है. थर्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन. द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स वर इनकर्ड इन आदित्य लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023 एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर द मंथ. पेड फॉर पावर एंड फ्यूल डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा. राइट, वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, ये तो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट होगा, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है. बिल पेड टू जॉब वर्कर्स, अगर जॉब वर्कर्स को भी दिया तो वो भी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, तो उसी के लिए ये डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा. रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा. फीस पेड टू टेक्नीशियन हायर्ड फॉर द जॉब, ये पर्टिकुलर जॉब के लिए हायर किया, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो है वो ओवरहेड्स का पार्ट इसी में खुद में लिख दिया, तो ये नहीं आएगा. अनकमीशन पेड टू सेल्स स्टाफ, ये भी सेलिंग ओवरहेड्स हो जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा. तो ये चारों का टोटल करेंगे तो हमें डायरेक्ट एक्सपेंस मिल जाएगा. इजी. तो ये था हमारा पूरा चैप्टर एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. हमने सारे ही कॉन्सेप्ट, सारे ही थियरीज, सारे ही क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं फ्रॉम द मॉड्यूल. राइट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर 4 ओवरहेड्स.